न किसी कॉलेज में एडमिशन था, लेकिन नवाब शाह में नंबर ये सिर्फ सिंध में ही हो सकता था। जहाँ कहीं हमारे कुछ कैंडिडेट हारे, वो हारे नहीं थे, वो हरवाए गए थे। एक तरफ एक्साइटमेंट होती है, एक तरफ डर भी होता है कि आप काफी मुश्किलात होती है, बड़ी बड़ी ऊंची जगहों पर चढ़ते होते हैं। अगर कोई बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम लोग उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे होते हैं। अंग्रेज बाहर से आता है, वो CSS की अंग्रेजी देखता है, बोलता है भाई कौन सी अंग्रेजी है। मैं ताइक्वांडो खेल चुकी हूँ, ब्लैक बेल्ट हूँ, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। मैं अंदर से अगर साफ नहीं हो तो मुझे कोई चीज साफ नहीं नजर आएगी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, रोई दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। सरिश, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह खैर मेरी तरफ से आप सब देखने वालों को, सुनने वालों को। चाय के मग्स जनाब आप हाथ में पकड़ लें, क्योंकि मैंने और तलहा ने रेडी रखी हुई है अपनी चाय कॉफ़ी, और शो को एंजॉय करना है, फॉर्मेट को फॉलो करना है। नोट किया सरिश, मौसम कैसा बदला है? आज सुबह हमारे यहाँ बारिश होना शुरू हो गई। आप खुशनसीब हैं। 15-20 के करीब जो है हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गई। गुज़िश्ता रोज़ हम जानते हैं हैदराबाद में किंग साइज ओले पड़े हैं। अगर ये सब सुनने के बाद, ये सब देखने के बाद आपको फिर भी क्लाइमेट चेंज पे यकीन ना आए, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। यकीनन आंखें खोलने की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी से हो रही हैं और इस स्पीड से हो रही हैं कि अभी भी हमें अगर क्लाइमेट चेंज का एहसास न हुआ, हमने अपनी दुनिया का ख्याल ना रखा, तो हम बहुत मुश्किल में होंगे। बिल्कुल आपने तला ठीक कहा है। वैसे टू बी ऑनेस्ट, मैं पूरा दिन कल इंतज़ार करती रही बारिश का, लेकिन बारिश नहीं हुई। आज भी मौसम अबर आलूद है, हमारी तरफ तो बारिश नहीं हुई, यानी कि मुख्तलिफ जगहों पे हो रही है। देखने वालों के लिए क्लैरिफाई करना जरूरी, कराची इतना बड़ा शहर है कि यहाँ होता है रेगुलर, हमेशा ही होता है कि किसी इलाके में हो रही होती है, किसी में नहीं हो रही होती है, 2-3 इलाकों में हो रही होती है, कहीं नहीं हो रही थी। ये हमेशा होता है, बहुत पूरे कराची में होती है तो सैलाब आ जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। खैर हल्की फुल्की ठीक है, बस जहमत ना बने। अर्बन फ्लडिंग कॉमन इशू हमेशा बारिशों में होता है। कोट ऑफ द डे शामिल करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी की इससे बेहतर कोई कमाई नहीं जो वो अपने हाथ से काम करके कमाए, और वो जो कुछ अपनी ज़ात, अपने अहले खाना, अपनी औलाद और अपने खादिम पर खर्च करता है, वो सब सदका होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह व अस्तगफिरुहु मिन फ़ज़लिही। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो वो कमाए उसको वक्त पे उसकी तनख्वाह दे दी जाए, उसकी उजरत दे दी जाए, नहीं तो वो मुश्किल में होगा। बहुत सारे लोग इस तरह मुश्किल में आ जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा तला, पसीना खुश्क होने से पहले मजदूर को उसकी उजरत मिल जानी चाहिए। अक्सर हम लोग बात ये करते हैं। इंशाल्लाह जाहिर है अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो चीज़ें ओवरऑल खराब हुई है, मईशत खराब है ना। और बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। मैं अपने रब पे पूरा इंशाल्लाह जरूर आएगी। बिल्कुल जनाब, बड़ी खबर अब शामिल करते हैं। सियासी परिंदों की उड़ान, नई घोंसलों में क़याम, मुफाहमत के बादशाह के पंजाब में डेरे, नून लीग की PTI से टूटने वाले अरकान के मुस्तकबिल पर मुशावरत, सिंध में जहांगीर तरीन एक्शन में तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान के साथ मिलकर नई पार्टी का ऐलान मुतवक्के, तब्दीली की हवाएं रुख बदलती दिखाई दे रही हैं। तालिब इल्म ने कॉलेज में दाखिला लिया, नहीं बोर्ड में इनरोल हुआ, लेकिन फिर भी इंटरमीडिएट के इम्तिहान में टॉप कर लिया। नवाब शाह के अजब बोर्ड की गजब कारनामे पर सब हैरान है। माजरा है क्या, बताएंगे आगे चल के आपको आज के शो में। माजूर अफराद को सहारा देने का मिशन है। रोबोटिक हाथ बनाने वाले अनस नियाज से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो रहा है। फोर्ब्स मैगजीन की 30 बेहतरीन स्टार अप्स की फहरिस्त में जगह बनाने वाले पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर से आपकी मुलाकात भी आज होगी। और जैसा बाप वैसा बेटा, पाकिस्तानी लेजेंडरी कोपहमा अली सदपारा के बेटे भी बाप के नक्शे कदम पर चल पड़े। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली। फख्रे पाकिस्तान होंगे हमारे मेहमान। ये तो थी जनाब आज की तमाम वो बड़ी खबरें जिन पे हमने डिस्कशन करना है। अब ट्रेंड्स पे आ जाते हैं। लेकिन वो खबर सबसे आला थी कि वो टॉप कर लिया नवाब शाह में। एडमिशन भी नहीं हुआ, इनरोलमेंट थी, न किसी कॉलेज में एडमिशन था, लेकिन नवाब शाह में नंबर 1 ये सिर्फ सिंध में ही हो सकता था। ये अब सिंध तो आप सिर्फ ना कहें, पूरे पाकिस्तान नहीं, में पंजाब की एजुकेशन बहुत बेहतर है सिंध से। जब आप पैसे नहीं चलते वो एक अलग बात है, मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ। पैसे चलते हैं जहाँ पैसे चलते हैं, लेकिन इस हद तक काम खराब नहीं है कि इनरोल भी नहीं है, इनरोल भी नहीं हुआ, रजिस्टर भी नहीं हुआ
और टॉप भी कर लिया, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाशा देख, चले पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे ट्रेंड्स पे आते हैं तो बाबर आजम इस वक्त टॉप ट्रेंड में शामिल हैं। क्रिकेट लेजेंड और कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को इंटरनेशनल मैचेस में 8 साल मुकम्मल हो गए, जिसके बाद से सारिफीन उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और उनकी एक पिक्चर भी वायरल हुई है जिसमें वो आई थिंक सो यूएसए में मौजूद हैं और शिरकत के बाद किसी कॉन्फ्रेंस में नमाज की अदायगी के लिए खड़े हैं, तो लोगों ने वो पिक्चर भी वायरल की है। मैंने कोई पिक्चर देखी थी जिसपे वो लेटे हुए हैं कहीं पे, कुछ कागजों के साथ कुछ कर रहे हैं, एक सफ में खड़े हैं और हाथ बांध के खड़े हैं नमाज की अदायगी के लिए, उनके साथ रिजवान खड़े हैं। तो वो आपको बाबर आजम का क्या पसंद है सर? ऑब्वियसली उनका टैलेंट, जिस तरह वो खेलते हैं, मैं बल्ला चलता है। उनकी आंखें नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग उनकी बहुत ज्यादा है। अच्छा, चले आपको जी, नहीं लगता? होंगी, मेरा ख्याल है कि उससे ज्यादा ये नसीम शाह, शाहिद अफरीदी, इन लोगों की ज्यादा रही है। देखो उनकी रेटिंग ज्यादा बाबर आजम की है ना, इसलिए ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी बाबर आजम की है, तो इसलिए ज्यादा दीवानियां उनकी हैं। अच्छा, चलें जनाब आगे बढ़ते हैं। ये खवातीन को तो बिल्कुल पता होगा ही जो फैन होंगे, लेकिन मर्दों को पता था कंपटीशन का भाई। आपको नहीं पसंद बाबर आजम? बस ठीक है, बस ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं, ये बड़ी अहम खबर है। जहाज तैयार हो चुके हैं, ये भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज। अच्छा, पता है मैं एक सियासी तज्जियाकार को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि पीटीआई अब सफाई हस्ती से मिट गई या पीटीआई अब नहीं आने वाली, तो वो गलत सोच रहे हैं। जमातों में मुश्किल वक्त आते हैं लेकिन वो फिर से खड़ी हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता कि वो ख़त्म हो जाएं। तो खैर अभी तो ये परिंदों की उड़ान जारी है और इस बार इन हवाओं का रुख नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब मुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। पीटीआई से अलहदा होने वाले अरकान की तेज़ी से पीपी और नून लीग में शमूलियत का इम्कान बढ़ता जा रहा है। जहाज़ भी तैयार हो गए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी लाहौर में 3 दिन के लिए मौजूद हैं, जहाँ वो आज पीपी में शामिल होने वाले पीटीआई के साबिक अरकान से खिताब करेंगे। साथ ही साथ इस क़याम के दौरान चौधरी शुजात से भी उनकी मुलाकात तला मुतवक्की है। यकीनन मुफाहिमत के बेताज बादशाह का लक़ब पाने वाले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब जब एक्टिव होते हैं तो हम जानते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट। वो किसी को भी कहीं भी कैसे भी कभी भी अपना गर्विदा कर सकते हैं। गर्विदा आई मीन ऑफ कोर्स अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं। और यकीनन आसिफ अली जरदारी साहब की बड़ा टैलेंट है। उनके लिए एक और चीज़ सैरिश बड़ी मशहूर है कि अगर उनका दुश्मन भी उनके पास चला जाए और उनके साथ 5 मिनट बैठ जाए तो वो दोस्त बन के उठता है। उनकी ऐसी शख्सियत है, ऐसी पर्सनालिटी है, इस प्यार से मिलते हैं, कहते हैं ना मिस्री की तरह मीठा, जिसकी वजह से वो हर किसी को अपना दीवाना कर लेते हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब तभी मुफाहमत के बेताज बादशाह माने जाते हैं। हम जानते हैं कि उनकी गवर्नमेंट में सारी पार्टीज को साथ लेकर चले थे। तो अगेन व्हेन ही इज एक्टिव एनीथिंग इज पॉसिबल। सरिश बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये चीज़ों को बाजी पलट देते हैं, चीज़ें एकदम चेंज हो जाती हैं। तो फिर नई सफबंदी हो रही है, नई सफबंदी हो रही है। अच्छा, सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि आसिफ अली जरदारी लाहौर चले गए और सिंध में आ गए जहांगीर तरीन। वो भी आपको पता है कि वो जब जहाज पे आते हैं तो फिर वो भी कुछ ना कुछ करके जाते हैं, वो भी काफी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं कि वो अब कितने लोगों को तोड़ते हैं। अच्छा, इस वक्त हमें अली गौहर साहब ने ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून के मेंबर असेंबली है। थैंक यू सो वेरी मच अली गौहर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, ये जो इस वक्त नई तैयारियां हो रही हैं, नए साथी ढूंढे जा रहे हैं, सबको अपनी पार्टी में लिया जा रहा है, आपकी पार्टी भी सर ऐसा कुछ कर रही है? आप लोग की प्लानिंग है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। देखिए, ये पॉलिटिक्स करने का तो हर पार्टी को हक है, कोई भी शख्स नई पार्टी बना सकता है और आईनी और कानूनी तौर पर ये सबका हक है। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल आप बता रहे हैं, जाहिर है इलेक्शन अब करीब हैं, तो ऐसे में जिस तरह से कि अचानक एक पार्टी जिसको आज तक हम पॉलिटिकल पार्टी अज्यूम करते रहे हैं, उससे इंतहाई पूरी कौम को मायूसी हुई। जिस तरह से कि उनका बार बार किरदार जो था, मतलब है कि वो हमेशा जब भी उन्होंने प्रोटेस्ट किए, प्रोटेस्ट के नाम के ऊपर मुल्क में हंगामे किए, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की। और अभी जो हालिया हालात बने जो कि पूरी कौम ने देखा, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों ने देखा, साथ हमारे पड़ोसी मुल्क ने भी जिस तरह से मतलब खुशियाँ मनाई, क्योंकि ये इस किस्म के वाक़यात हमारे दुश्मन भी नहीं कर सके। तो ये तो है कि एक थोड़ा सा वैक्यूम तो आया है। जाहिर है अब जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इसको कोशिश तो करेंगे कि कोई पार्टी बने, कोई पार्टी में किसी में लोग जाएं,
लेकिन तो अली गौहर साहब, नून लीग भी टिकट्स दे रही है पीटीआई के लोगों को जो शामिल हो रहे हैं इस इलेक्शन में? देखिए, आपने शायद हमारी लीडरशिप की तरफ से और कुछ मैं भी कल देख रहा था सोशल मीडिया पे कि ये बयान था कि हम शायद लोटो को अकोमोडेट नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है हमारी पार्टी की तरफ से पॉलिसी, और वैसे भी हमारे, आपको पता है बिलखसूस पंजाब में तो तमाम हलकों में ऑलरेडी हमारे काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, और अगर नहीं भी होंगे तो ऐसे लोग मतलब है कि जिन लोगों जो लोटे हैं वो तो फिर भी घूम सकते हैं, तो उससे बेहतर है कि मेरी जाती राय भी यही है और शायद लीडरशिप का। बट अली गौहर साहब, डोंट यू थिंक कि जिस तरीके से इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब साबिक सदर एक्टिव हैं, इफ आप लोग की पार्टी उतनी एक्टिव न हुई और जो वो ऑफर कर रहे हैं और आपकी ऑफर उससे अच्छी ना हुई तो सब वहां चले जाएंगे और यकीनन वो भी इलेक्टेबल्स ही हैं? देखें, ये मैंने पहले भी ये गुजारिश की है कि हमारी पार्टी पॉलिसी तो फिलहाल यही लग रही है कि हम उन लोगों को नहीं लेंगे जो लोग पार्टियां छोड़ के आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि आसिफ अली जरदारी साहब के पास पंजाब में उनके पास क्वेश्चन है कि वो कैंडिडेट्स चेंज कर सकते हैं। हमारे पास वैसे भी कम है क्योंकि हमारे ऑलरेडी बड़े अच्छे कैंडिडेट्स हैं, इलेक्टेबल्स भी हैं। 2018 का इलेक्शन तो चुराया गया था, जहाँ कहीं हमारे कुछ कैंडिडेट हारे, वो हारे नहीं थे, वो हरवाए गए थे। आरटीएस सिस्टम था, लीडरशिप को जेलों में बंद किया था। सर, जहांगीर तरीन साहब भी एक बहुत एक्टिव इस वक्त रोल में नजर आ रहे हैं और आप जानते हैं वो भी एक पावरफुल इंसान है सर पाकिस्तान में। देखिए, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अगर अपना कोई सियासी किरदार अदा करना चाहते हैं तो वो जरूर करें। मतलब है कि मैं नहीं समझता कि एज अ पोलिटिकल, क्या उनको भी आप लोटा ही बोलेंगे या वो लोटे वाली कैटेगरी में नहीं आते? नहीं, देखें, वो नहीं, जहांगीर तरीन साहब ने पहली बात तो ये है कि उन्होंने इलेक्शन ही कॉन्टेस्ट नहीं किया था। उनके साथ भी वही हुआ था जो उनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया था, बल्कि बाद में पता चला था कि इमरान न्याजी साहब, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन में भी न्याजी साहब का अपना हाथ था। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने उनकी कमर में भी छुरी घोंपी हुई है। अच्छा, वो अली गौहर साहब, अगर आप वो कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं, ये उनका कानूनी और आईनी सही है। तो अली गौहर साहब, मुझे एक बात बताइएगा, अभी जो सारी सिचुएशन ये रही है, जो 9 मई के वाक़यात है जिसपे आप लोग कहते हैं कि इसमें पीटीआई की सीनियर लीडरशिप डायरेक्टली इन्वॉल्व है और जियो फेंसिंग जो सारा कुछ हो रहा है, इसके बाद आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? क्या पीटीआई को इतना डेंट पड़ा है कि कमज़ोर हो गई, या फिर आपको टफ टाइम देंगे आगे इलेक्शन में और इलेक्शन लड़ेंगे भी या नहीं? आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? या पीटीआई हकीकी आएगी? नहीं, देखें, आपने 2-3 सवाल किए। पहली बात तो ये है कि अगर पीटीआई में इतनी ही पॉपुलर थी कि उन्होंने हुकूमत बनाई, तो मुझे बताएं कि पिछली हुकूमत भी जो 2018 में बनी थी वो भी उनको इलेक्शन चुराना पड़ा था। नवाज शरीफ को जेल में बंद किया, मरीम नवाज साहबा को जेल में बंद किया, हमारी पूरी सीनियर लीडरशिप के ऊपर नैब के केसेस बनाए, हमारी पार्टी से लोगों को वफादारियां तब्दील करवाई गई, इलेक्शन से पहले टिकट चेंज करवाए गए, फिर भी नहीं आ रहे तो फिर वोट भी चोरी करना पड़े। तो अगर पीटीआई पॉपुलर जमात थी तो उस वक्त इन्होंने वोट की चोरी की है। दूसरी बात यह है कि अगर पीटीआई पॉपुलर जमात थी तो खान साहब ने जो अभी हालिया ज़िमनी इंतखाबात हुए थे जिसमें हर सीट पर खुद बने थे, अपने कैंडिडेट्स को टिकट दे देते। अली गौहर साहब, जब इलेक्शन 2018 का बता रहे हैं चोरी हुआ था और इनको बाकायदा हुकूमत में लाया गया था, तो ये 9 मई के वाकयात वाली नौबत ही ना आती। उससे पहले इनका मुतालबा ही एक था कि इलेक्शन अनाउंस करें, फिर हो जाते और पता चल जाता कि अवाम किसके हक में अपना फैसला देते हैं। मसला फिर क्या था? और अभी अक्टूबर तक की आवाज़ें हैं, उससे पहले नहीं कहा जा रहा। उसकी 2-3 वजूहात थी। पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनली जो हालात थे मुल्क के और जो इकोनॉमी की हालत थी वो भी इजाज़त नहीं देती थी इंतखाबात की। दूसरी बात ये है कि मुल्क में कुछ सूबों में हुकूमत थी, जिस तरह से कि बलूचिस्तान है, सिंध है, वहाँ की हुकूमतें ख़त्म ना होती। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब भी यही चाहते थे कि मुल्क के सियासी हालात को डिस्टेबलाइज किया जाए। स्मूथली निज़ाम वही चल सकता है जब पूरे मुल्क में यकसा इलेक्शन।
और अभी असम्बलियों की मुद्दत पूरी बड़ी थी। खान साहब तो कहते हैं कि मैं बरसर इख्तिदार हूँ तो ठीक है, ना हूँ तो फिर चाहे इंतशार। वो तो ये कह रहे हैं कि मेरे हटने से अगर चीजें ठीक होती हैं तो मैं हटने को तैयार हूँ, आप इलेक्शन कराएं, यही हाल है, सब मईशत डूब रही है। वो देखें, वो तो जब बंदा कुएं में गिरा हुआ होता है तो फिर वो यही कहता है कि मेरे अब उनके हटने से क्या, अब तो वो हट चुके हैं, अब हटने से क्या। जब वो इख्तिदार में थे हम कहते थे कि आप अपनी पॉपुलैरिटी खो चुके हैं, आप इंतखाबात करवाएं, तब खान साहब ने नहीं। तो अली गौहर साहब, आप ये -1 की बात कर रहे हैं या फिर ये पार्टी हट चुकी है? देखिए जी, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि ये सियासी पार्टी थी नहीं, इन्होंने तो एक लिबादा सियासत का ओढ़ा हुआ है। 2013 में जो धरने हुए और उसके बाद जिस तरह से पीटीवी पर हमला किया गया, सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी गई, असम्बलियों के जंगले तोड़े गए, वो भी आपने देखा। ये तो, और जब भी इन्होंने, लेकिन अली गौहर साहब, लीडरशिप में जो क़यादत लीडरशिप में मौजूद है वो कोई छोटे मोटे सियासतदान नहीं थे, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, और इससे पहले रहे आप लोगों के साथ भी रहे, और अब इनके साथ थे, आप कह रहे हैं जमात ही नहीं थी। देखिए, इन लोगों ने हमेशा पुरतशद्दद, न्याजी साहब का जो अपना माइंड है और जो इनके कुछ हवारी हैं, ये तो एक पुरतशद्दद लोगों का जत्था है। जाहिर है उसमें कुछ शरीफ लोग, मैं ये तो नहीं कहता कि सारे लोग ही जो है, लेकिन मास्टरमाइंड तो न्याजी साहब ही है ना, डायरेक्शन तो उन्होंने देनी है। तो वो उन्होंने तो पूरी पार्टी को एक पुरतशद्दद पार्टी बनाया है। वो एक 25 मई के वाकयात थे, उस वक्त भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद डी चौक में घुसे, जब भी बात की मुल्क में लॉकडाउन की बात की, जब भी बात की आप इनके साथ शेख रशीद और दीगर लोगों के बयान देखें, जला दो, घिरा दो, खून की होली खेल लो। और अभी जो 9 तारीख के वाकयात हुए उनमें तो आपने देखे हैं कि मतलब है कि ये तो काम हमारे दुश्मन ने भी नहीं किया है। अच्छा, ये बताइए अली गौहर साहब के जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें आप अक्सरियत से अपने आप को हुकूमत बनाते हुए देख रहे हैं या इत्तेहाद के साथ? और अगर आप हुकूमत में आते हैं तो कुछ हालात बेहतर होंगे सर? मुल्क के मुआशी हालात एक लटकती हुई तलवार है हर किसी की गर्दन पे। देखिए, बात ये है कि जो 2013 के इलेक्शन थे उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने बड़ी वाज़ेह अक्सरियत दी थी। अगर 2018 में भी इलेक्शन ना चोरी होते तो आपके सामने हालात हम बहुत ज्यादा अक्सरियत देकर कामयाब हो रहे थे। यही तो वजह थी कि इन्होंने RTI सिस्टम बंद करके इलेक्शन कराया था। लेकिन ये है कि अक्सरियत से आएंगे आप? बिल्कुल, हम तो यही समझते हैं अक्सरियत से आएंगे, लेकिन ज़ाहिर है 4 सूबे हैं और मरकज की हुकूमत में मेरी ज़ाती राय ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियों की शमूलियत हो तो ये इकाइयों का शामिल होना एक मुल्क के लिए अच्छी बात है। यकीनन। जिस तरह से कि अब पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में शामिल है, नून लीग भी है, दीगर हमारे सूबों की छोटी चौधरी शुजात की भी आज जरदारी साहब से मुलाकात है। ये कोई इत्तेहाद तो नहीं बनने वाला? जाहिर है अब ये भी अलग हो गए हैं दोनों भाई। Anything is possible. नहीं, चौधरी शुजात साहब तो पहले भी PDM का हिस्सा है ऑलरेडी भी, वो मतलब है कि वो साथ ही चल रहे हैं, इत्तेहादी जमात है। चलें देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेकिन थैंक यू अली गौहर साहब, आपका कीमती वक्त हम अदा करेंगे, मशकूर हैं आपके जो आपने अपना कीमती वक्त में दिया। लेकिन यकीनन आपने वाज़ेह कर दिया कि नून लीग किसी भी ऐसे रहनुमा को टिकट नहीं देगी जो पार्टी में दूसरी पार्टी से छोड़ के आ रहे हैं, जिन्हें लोटा कहा जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम हम जानते हैं एनीथिंग इज पॉसिबल एट द मोमेंट। सरिश बिल्कुल। लेकिन तला, अच्छा वैसे आप इस हवाले से कंफर्म है, ऑफिशियली कोई ऐसा बयान काफली की तरफ से आया था कि PDM के साथ हैं, उनका हिस्सा है? चौधरी शुजात हुसैन साहब परवेज इलाही साहब से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, परवेज इलाही साहब PTI में आ गए। तो चौधरी शुजात साहब जो हैं वो हर तरफ नरम गोशा रखते हैं, जरदारी साहब के लिए भी नरम गोशा रखते हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी, शहबाज शरीफ साहब के लिए। तो वो एक ऐसी सियासत होती है, देखते हैं आगे चल के क्या सिचुएशन बनती है। जरदारी साहब पंजाब में बैठ गए, कुछ ना कुछ तो करके ही आएंगे, 3 दिन वहां पे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। शहदाए पाकिस्तान को बोल न्यूज का सलाम है। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा के खानदानों को पूरी कौम खिराजी अकीदत पेश करती है। आज हम जिक्र कर रहे हैं सिपाही गुलाम रजा का, जिन्होंने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगा लिया। तमाम शोहदा को हमारा सलाम। यकीनन वो काबिल एहतराम, हमारा फ़ख्र हैं, हमें हमेशा उनको याद रखना चाहिए, उनकी फैमिलीज़ को याद रखना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और यकीनन हमारे प्रोग्राम में आप जानते हैं हमेशा खेल, खिलाड़ी, आर्टिस्ट, टैलेंट, म्यूजिक हम प्रमोट करना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म अपना देना चाहते हैं।
क्योंकि हमारा फर्ज है कि हम इन्हें प्रमोट करें और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, सख्त और मुश्किल रास्तों की मंजिलों को सर करते साजिद सतपारा ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया है। साजिद सतपारा के साथ मजीद 2 पाकिस्तानी को पैमाओं, नाला कयानी और नादिया आज़ाद ने भी कारनामा अंजाम दिया और आज हमारे साथ मौजूद हैं साजिद सतपारा। उनसे हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने कैसे इस मुश्किल मरहले को पार किया। इन बर्फीले पहाड़ों की चोटियों को सर करना ऐसा है जैसे पाकिस्तान में वजीर आजम बनना। तरह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आसान काम नहीं है। कितनी मुश्किलात पेश आई, क्या सूरत हाल थी, साजिद से बात करते हैं। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा, पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने माउंट एवरेस्ट को सर किया है। कितना मुश्किल था या फिर आसान था? पहाड़ों के बेटे हैं आप। वालेकुम सलाम। तो माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट पॉइंट है। इसका जो मेन चैलेंज था विदाउट ऑक्सीजन इसको क्लाइम करना, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है और इसकी हाइट 8,848 मीटर इसकी हाइट है। तो मेन अभी विद ऑक्सीजन तो काफी लोग क्लाइम करते हैं, क्योंकि मेन जो हाई एल्टीट्यूड एलिवेशन में जो मेन थिंग होता है विदाउट ऑक्सीजन। तो इस साल कम से कम नेपाली जो क्लाइंबर्स, शेरपास और इंटरनेशनल क्लाइंबर्स में 1000 प्लस क्लाइंबर्स थे। उसमें से कोई मैं नहीं विदाउट ऑक्सीजन अभी कंफर्म है कि आई एम द ओनली एवरेस्ट समिटर ऑफ द सीजन विदाउट ऑक्सीजन। और एक दूसरा कोलंबिया के किसी बंदे ने सबमिट किया, लेकिन उसको कंट्रोवर्शियल है अभी तक कि उसने सबमिट विद ऑक्सीजन यूज किया नहीं किया। तो आई एम द ओनली, क्योंकि 10,000 लोगों से ऊपर जो क्लाइंबर्स है, सिर्फ मैं अकेला बंदा विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम करना, तो ये काफी चैलेंजिंग रहा। स्पेशली क्योंकि मैंने K2 क्लाइम किया हुआ है, दूसरे कोई 6 जो 8,000 से अबव माउंटेन को क्लाइम किया हुआ है। तो उसको विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम करना, क्योंकि आई एम द यंग, 25 साल मेरी उम्र है और मैं एक यंग कोपेमा हूँ, और स्पेशली उस हाई एलिवेशन पे जब आप पहुंचते हैं तो काफी हर्डल्स होती हैं, एडिमा और हेलुसिनेशन जैसे काफी मसले मसाइल होते हैं। क्यों साजिद, डोंट यू थिंक इट्स डेंजरस, बड़ा खतरनाक होता है बिना ऑक्सीजन के क्लाइम करना? आपने इतना बड़ा खतरा क्यों लिया, अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं आप? क्योंकि एक इंटरनेशनल क्लाइंबर्स कम्युनिटी में हर मुल्क की एक अपनी पहचान होती है, क्योंकि अभी तक कोई पाकिस्तान नहीं था कि विदाउट ऑक्सीजन जो वर्ल्ड टॉप को, जो वर्ल्ड हाईएस्ट पॉइंट को समिट करें। तो क्योंकि इस तरह के लोग काफी मुश्किल काम है, तो इस तरह के क्लाइंबर्स अपने मुल्क के लिए, अपनी क्लाइंबर्स, पाकिस्तानी क्लाइंबर्स कम्युनिटी के लिए एक बड़ा एजाज है, क्योंकि हमारे मुल्क से भी हम कह सकते हैं कि विदाउट ऑक्सीजन एवरेस्ट वर्ल्ड के जो हाईएस्ट पॉइंट को समिट करने वाला कोई बंदा हो। तो मेरे वालिद का भी एक ख्वाब था, क्योंकि वालिद एक माइनस कोपेमा थे, तो अक्सर विदाउट ऑक्सीजन और विंटर क्लाइंबिंग के लिए जाने जाते थे। तो उसका बेटा होने की हैसियत से और एक अपनी क्लाइंबर्स कमेटी ऑफ पाकिस्तान के लिए एक एजाज है, क्योंकि नेपाली, क्योंकि एक कंपटीशन होता है वर्ल्ड लेवल का कि इस मुल्क के बंदे ने ये किया, इस मुल्क के बंदे ने ये पहाड़ समिट किया, विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम किया, स्पीड क्लाइंबिंग की। तो मैं चाहता था कि यार अभी तक, क्योंकि पहले कोशिश की थी 1-2 क्लाइंबर्स से पाकिस्तानी, तो उन्होंने सक्सेस नहीं हुआ पिछले सालों में। तो आई है वो ड्रीम फॉर माय क्लाइंबर्स कमेटी ऑफ पाकिस्तान, एक ख्वाहिश थी कि मैं करूं। और पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि आप ऑक्सीजन के साथ चढ़ते हैं तो आपकी एक अलग फीलिंग होती है। अगर आप विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम करते हैं तो आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव किया है, क्योंकि आपने कोई हाई एक कारनामा अंजाम दिया है। मैं चाहता था कि विदाउट ऑक्सीजन एवरेस्ट को क्लाइम करूं। तो आपके साथ जो दूसरे क्लाइंबर्स थे वो आपको देख के क्या नहीं रहते, भाई साजिद क्या हो गया, खैरियत तो है, ऑक्सीजन ले जा, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, अपने आप से तो मोहब्बत कर। बहुत अक्सर लोग कहते थे यार भाई क्यों रिस्क लेते हो यार, क्यों पंगा लेते हो, इतनी सख्त सर्दी और इतनी उसमें, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर चढ़ने से काफी मसले मसाइल होते हैं। तो आपने बोला मैं सद पा रहा हूँ। हाँ, मैं क्योंकि एक मोटिवेशन है और मैं प्रोफेशनल क्लाइंबर हूँ, एक कॉन्फिडेंस है अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक जो अन्नपूर्णा अप्रैल में समिट किया था विदाउट ऑक्सीजन, वो भी दुनिया का 10वां बुलंद तरीन पहाड़ था। उससे थोड़ा मैं फिजिकली फिट था और एक्लोमेटाइज भी था, वो मौसम पजीरी भी काफी अच्छी हुई थी। तो उस वजह से मैंने एक पुश में कोई 3-4 दिन। मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल है सैरिश, अगर आप इजाजत दें मुझे, आजकल गुजारा कैसे हो रहा है, क्या रोजगार कैसा चल रहा है, महंगाई भी बड़ी है, क्या सपोर्ट मिल रही है आपको या नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो एक प्रोफेशनल क्लाइंबर हूँ और अल्लाह के फजल करम से, और काफी अच्छा पहाड़ों से, क्योंकि मैं पाकिस्तान में गाइडिंग करता हूँ, जो प्रोफेशनल गाइडिंग और आजकल क्लाइंबर्स की तादाद ही बहुत बढ़ गई है।
हाँ काफी बढ़ गई। तो हम पाकिस्तान में कमाते हैं, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि वर्सटाइल हूँ मैं, अल्लाह की फजल करम से, तो इतनी मुश्किल नहीं। और प्रोफेशनल अपनी क्लाइंबिंग पे भी काफी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने किसी स्पॉन्सरशिप या किसी उससे नहीं लिया, अपने पैसों से ही और अपने बलबूते पे पहाड़ों पे चढ़ता हूँ माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम से, अल्लाह की काफी नवाजिश है। अच्छा वैसे साजिद ये बताइएगा, मैं बड़ा एक कॉमन सा सवाल आपसे कर रही हूँ, जब आप पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और आपने उसको सर कर लिया, तो ऊपर पहुंचे जब आप, तो आपके उस वक्त जज्बात क्या थे, क्या आप सोच रहे थे, नजारा क्या था, जरा थोड़ा सा बताइएगा ना, जरा मैं भी वो फील करना चाह रही हूँ कि जब आप ऊपर होते हैं, नीचे देखते हैं, मुझे तो डर लगता है खैर ऊंचाई से, कैसा फील होता है? ये माउंटेनियरिंग काफी एडवेंचरस स्पोर्ट है, इसमें स्पेशली जो आपकी फीलिंग होती है जब आप चढ़ रहे होते हैं, एक तरफ तो एक्साइटमेंट होती है, एक तरफ डर भी होता है कि आप काफी मुश्किलात होती है, बड़ी बड़ी ऊंची जगहों पे चढ़ते होते हैं, तो आपकी बॉडी पर्सनली जो कहते हैं ना कि जब एक साइड पे एक्साइटमेंट और एक साइड पे फेयर होता है, एड्रेनलिन जो एक रिलीज करती है, तो दुनिया की कमाल एक फीलिंग होती है। जब स्पेशली आप टॉप पे पहुंचते हैं, थके हारे हो कि आपको जब टॉप आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं और अपने आप की जो एक्साइटमेंट और जो आपको एहसास होता है कि आपको टॉप में पहुंचने का, वो कमाल की होती है बंदे की जो एक फीलिंग। स्पेशली एवरेस्ट पे पहुंचे तो आप एक आवाज निकलती, चीखते हैं आप बंदे या कि बस कुछ किया है। तो स्पेशली जब आप व्यूज को देखते हैं और काफी एक सेल्फ ऑफ कॉन्फिडेंस और सेल्फ ऑफ अचीवमेंट्स की फीलिंग होती है। अगला ख्वाब क्या है साजिद? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो नंगा पर्वत इंशाल्लाह, जो वर्ल्ड 9 हाईएस्ट माउंटेन है उस पर ट्राई करूंगा विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि वालिद ने काफी नंगा पर्वत से हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट है। वालिद ने फर्स्ट टाइम विंटर में क्लाइंब किया और 4 सीजन्स में क्लाइंब की। इंशाल्लाह आई विल बी देयर और मैं विदाउट ऑक्सीजन एवरेस्ट वो नंगा पर्वत को समिट करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट केटू क्लीन अप है, जो केटू की सफाई कर रहा हूँ इंशाल्लाह इस साल में। जो केटू ये जो आपने बात की केटू की सफाई कर रहा हूँ, सफाई वैसे तो निस्फ ईमान है, मुसलमानों को इस बात का एहसास बिल्कुल भी नहीं है, इसी वजह से हमारे शहरों में कचरा हर जगह भरा हुआ है। अब शहर तो शहर, पहाड़ों पर भी कचरा आ गया है सतपारा साहब, अब बताइए इसके बारे में हमें। जी इसमें ये है कि प्रॉपर एक गवर्नमेंट अभी नेपाल में अभी में हम देखते हैं कि इनका एक सगरमाथा इंटरनेशनल पार्क उनको काफी क्लीन रखा हुआ है, इनका एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम है। पाकिस्तान में भी अभी तक अभी केटू वन ऑफ द डर्टीएस्ट माउंटेन अक्सर लोगों से कहते हुए सुना है, उधर इतना गन, क्योंकि एक कमर्शियल क्लाइंट्स आते हैं, लोग आते हैं तो काफी उनके साथ चीजें लेके जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, रस्सियां, टेंट्स और फूड कनस्टर, काफी चीजें उनके साथ लेके जाते हैं ऊपर। फिर वो अक्सर उस एल्टीट्यूड पे वो लेके आ नहीं सकते हैं, वो कुछ हर्डल्स की वजह से, काफी मुश्किलात की वजह से उधर गन मचा रहता है। और स्पेशली जो ओल्ड रोप्स हैं, रसिया लगाते हैं हम पहाड़ में चढ़ने के लिए, तो उधर देखती हैं अक्सर फिर किसकी पुरानी हो जाती है। तो अक्सर जो लोग होते हैं क्योंकि माइंड भी काम नहीं करता उस हाइट पे, तो डिसेंडिंग के दौरान ओल्ड रोप्स को यूज करके काफी एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो इंशाल्लाह केटू क्लीन अप ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अब आप केटू की सफाई की जिम्मेदारी जो है वो लेंगे, और जाहिर है टूरिज्म बढ़ता है, हमारा टूरिज्म कि सफाई हो, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, तो लोग खुशी खुशी आते भी हैं कि सफाई होनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका साजिद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने अब आगे नांगा पर ऑल द बेस्ट टू यू। यकीनन आप एक ऐसे स्टार हैं पाकिस्तान के जो वो काम कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर सकता, और स्पेशली केटू का जो आपने क्लीन अप का प्लान बताया, ऑल द बेस्ट टू यू। मैं तो चाहूँगा, अपील करूँगा कि जो भी साजिद सतपारा के साथ इस केटू की सफाई के मुहिम का हिस्सा बनना चाहे, प्लीज़ उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनसे रब्ता करें और मुल्क को साफ करें प्लीज़। सरिश को कहते हैं जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, इज इट ट्रू? बिल्कुल, अगर हम ये कहा जाए कि पाकिस्तान का हर नौजवान इकबाल के इस मिसरे को दुरुस्त करने की सलाहियत रखता है तो बिल्कुल ये गलत ना होगा। हर नौजवान, ये थोड़ी सी बड़ी हो गई, मोस्टली चले ठीक है। पाकिस्तान में यकीन जानिए इतना टैलेंट मौजूद है कि ऐसी एक नौजवान अनस नियाज भी हैं जिन्हें फोर्ब्स मैगजीन ने अपनी अंडर 30 एशिया की लिस्ट में शामिल कर लिया है और कराची से इनका ताल्लुक है। और अनस नियाज ने बायोनिक्स नामी एक समाजी इदारे को 2016 में कायम किया जो कम लागत के बायोनिक या मसनूई बाजू तैयार करते हैं। ये 3D प्रिंट शुदा मसनूई आलात ज़रूरत के तहत बनाई गई हैं और इनमें सेंसर्स और सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है और ये हमारे लिए एक और बाइस फ़ख्र है कि अनस नियाज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अनस, वेलकम टू दुनिया बोल है।
यार हम 40 के हो गए हैं, आपने 30 में अंडर 30 वाली लिस्ट में को हमें भी नुस्खा दीजिए कि हम कैसे कामयाब हो। बड़ी मुश्किलात आ रही है माशाल्लाह से। ये नहीं पूछा कैसे जवान सच एन एग्जांपल फॉर ऑल द यूथ आउट देयर। प्लीज बताइए अबाउट योर सक्सेस स्टोरी, कैसे ख्याल आया, कहाँ कौन सी पढ़ाई की थी आपने? सो बेसिकली मैंने मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है ज़ैबिस से। एक मिनट कौन सी इंजीनियरिंग? यू कैन से मैकेट्रॉनिक्स। मैंने भी इसलिए चूज की थी क्योंकि थोड़ा सा हार्ड टू प्रोनाउंस था। मैंने कहा कुछ नया डिफरेंट, इट विल लुक कूल। ओह माय गॉड, उसने इसलिए नहीं की थी। खैर मैं और मेरे साथ अवेस, हम दोनों ने मिलके बायोनिक्स को इनिशिएट किया था इन 2016। और सिलसिला इस तरह से था कि हमारे पास एक फैमिली आई थी और उन्होंने कहा कि जब आप लोग रोबोटिक्स पे काम करते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं तो क्यों ना एक प्रोस्थेटिक आर्म आप लोग मेरे बेटे के लिए बनाएं। तो वहाँ से फिर हमने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया। पाकिस्तान में कोई और नहीं बना रहा था? अच्छा, पाकिस्तान में क्या, साउथ ईस्ट एशिया में कोई नहीं बनाता। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इस रीजन में 60% टोटल डिसेबल पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। फिर भी कोई नहीं बना रहा। अनबिलीवेबल। कहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे? अमेरिका से, यूरोप से होता था, यूएस से होता था। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है और मेजॉरिटी लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। उसकी कॉस्ट क्या थी? मिनिमम कॉस्ट अगर आप ग्लोबली देखते हैं तो हमारे लेवल के प्रोस्थेटिक $20,000 से स्टार्ट होता है। और आपकी कॉस्ट क्या है? $20,000 अप्रोक्सीमेटली 35 लाख के करीब। ज्यादा ही हो गई है, ज्यादा हो गई। 300 क्रॉस कर गया। यस। और हमारा जो प्रोस्थेटिक है वो 4-4.25 लाख रुपए में हम लोग पाकिस्तान में बना रहे होते हैं। अच्छा, इसमें भी एक और हमने एडिशन ये की हुई है कि अगर कोई बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम लोग उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे होते हैं। तो ये एक सोशल इम्पैक्ट था। फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे दे रहे हैं? हम लोग क्या करते हैं, कॉर्पोरेट्स के साथ मिलके, उनके जो CSR होते हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके, और हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ज्यादातर लोगों को दे रहे होते हैं। क्योंकि इसमें चैलेंज ये होता है कि हमारे पास जो लोग होते हैं वो ज्यादा लेबर इंटेंसिव वर्क उन्होंने करना होता है और उसमें उनके आर्म्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली लूज हो जाते हैं। सिर्फ आर्म्स बना रहे हैं अनस या लेग्स भी बना रहे हैं? अच्छा, अब हमने जो अपनी रिसर्च स्टार्ट की थी तो आर्म्स के साथ की। अब हमारे पास जो शोल्डर तक सोल्यूशन है, अगर किसी का दोनों नहीं है। आजकल तो खवातीन भी बन रही हैं रोबोटिक। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये डिस्कशन कहीं और चली जाएगी। AI की बात ना करें। AI की बात मैं करना चाह रही हूं। AI की आपने बात की, मतलब बेनिफिशियल AI अब आप लोगों के लिए? देखें, इसके अंदर AI ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। अच्छा। होता ये है कि हमारा जो यूजर है वो रोजाना उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा होता है और वो मजीद इंप्रूव करता जा रहा है। अब आप सोचें कि हम AI को वैसे तो बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में छोटे छोटे गाँव के अंदर लोग अब हमारे प्रोस्थेटिक यूज कर रहे हैं विद AI पावर्ड प्रोस्थेटिक। तो ये लोगों को फिलहाल मुझे लगा अनस कहेंगे टांग बाजू बना लिया, वाकई इंसान बनाने हैं खवातीन। जो हमने एलन मस्क को देख लिया है ना, उसके साथ अब एक रोबोटिक खातून के साथ। तारा, आपने ये सवाल पहले ही किया था। वो एलन मस्क वाली तस्वीर है, वो फेक तस्वीर है, असली तस्वीर नहीं है। AI से ही क्रिएट की गई है, तो प्लीज उस पर ज्यादा दिल ना लगाएं, तवज्जो ना दें। सैरिश, ये बताइए अनस, व्हाट्स नेक्स्ट? क्योंकि ऑफ कोर्स आप माशाल्लाह से फोर्ब्स की 30 अंडर 30 के लिस्ट में आ गए हैं। जवानी में सोचा था कभी ऐसा होगा? आने के बाद क्या जवानी में तो बुढ़ापा आ गया। तकरीबन आजकल लोगों की उम्र कम हो रही है। हम लोग 2016 में भी एक दफा फोर्ब्स हमें कवर कर चुका है माशाल्लाह, और दिस इज द सेकंड टाइम। इसके अलावा अगर आप वैसे खुद ही कवर करते हैं वो लोग या पैसे देते हैं उन्हें? नहीं, खुद ही कवर करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि हमारे ऊपर ऑलमोस्ट 200+ इंटरनेशनल आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, बिकॉज वो एक सोशल इम्पैक्ट है और खासतौर पर टेक्नोलॉजी भी एडवांस है, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो अब हमारा फ्यूचर प्लान है वो ये है कि हम इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें दुनिया के अंदर, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और हम बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हैं अगर हम अपना प्रोडक्ट लेके दुनिया में मतलब के प्राइस इफेक्टिव हैं, कॉस्ट इफेक्टिव। नॉट ओनली प्राइस इफेक्टिव बट ऑल्सो हमारे जो सेंसर्स हैं वो स्वेट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ हैं। दुनिया में कोई भी आर्म ऐसा नहीं है जिसके सेंसर्स वाटर प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ हों। तीसरा जो हमारा यूनिक पॉइंट है वो ये है कि हम कम एज के बच्चों को भी बायोनिक आर्म्स दे सकते हैं, 3.5 साल के बच्चों को भी। दुनिया में मिनिमम एज 8 ईयर्स होनी चाहिए। वाओ, जबरदस्त। अच्छा, वैसे मैं एक चीज़ और भी सोच रही हूँ कि अब तो पाकिस्तान में डायबिटिक और हार्ट पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया में अगर जो रिसर्च, तो बायोटिक हार्ट चाहिए कुछ मतलब नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें भी, मतलब स्टेंट्स के हवाले से बताते हैं, बाहर से आते हैं वो जो डायबिटिक पेशेंट उनके लिए कोटेड होते हैं, वो बड़े महंगे होते हैं। कुछ ऐसा भी इसमें हो सकता है? देखें, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन चैलेंज ये होता है कि हमें अपनी R&D अपने फंड से खुद करनी पड़ती है। तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी देना पड़ता है, हमें फंड रेजिंग भी करनी पड़ती है, हमें R&D भी करनी पड़ती है, और हमें उसको इम्प्रूव करके क्वालिटी एंड सर्विस वो सारे सेक्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो इसीलिए हम थोड़ा सा स्लो होते हैं डेवलपमेंट के अंदर। अदरवाइज ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं जब दुनिया में बन सकती हैं तो डेफिनेटली हम भी बना सकते हैं। आप लोग इसको इंटरनेशनली अब भेजेंगे तो, लेकिन वैसे और बनाने के लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, इस वक्त अभी हम लोग लेग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, और अनफॉर्चुनेटली जैसे डायबिटिक की बात की
पिछले साल 300,000 लोगों की लेग्स एम्पुटेट हुई थी डायबिटीज की वजह से, सिर्फ पाकिस्तान में। पाकिस्तान दुनिया के टॉप नंबर पे आता है अगर आप डायबिटीज की बात करें, बहुत अनफॉर्चुनेटली। दूसरी चीज अगर आप बात करते हैं तो हम एक्सोस्केलेटन्स पे काम कर रहे हैं, उसकी रिसर्च चल रही है, जो अगर बिल्कुल एक ऐसा इंसान, आजकल तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी चल रहे हैं, बैटरीज वाले हार्ट्स आ गए, मतलब मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि हार्ट चेंज हो जाता है, तो इस हद तक हम जाएंगे या वक्त लगेगा? देखें, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, हमारी बड़ी लिमिटेड सी टीम है, 30 लोग हैं, बड़ी मुश्किल से हम लोग अपने फंड्स मैनेज कर रहे होते हैं। बड़ी पॉसिबिलिटीज, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अभी हमारे व्यूअर्स के लिए सामने रखे कि एक साल में शुगर की वजह से, डायबिटीज की वजह से 3 लाख लोगों की टांगें कटी हैं। अब उन लोगों को ऐसी बायोटिक टांगों की ज़रूरत है। अब जो वो 3 लाख लोग होंगे उसमें से ऑफ कोर्स बहुत कम ऐसे होंगे जो आपका प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते होंगे। ज़रूरत सबकी है और आप बड़ी अच्छे कॉस्ट पे दे भी रहे हैं, तो क्यों अब कॉर्पोरेट्स जो आपके साथ CSR में शामिल होते हैं, कि मैं अपील भी करूँगा कि ऑफ कोर्स जब डिमांड इतनी बड़ी हो तो सबको मिलना पड़ता है उस डिमांड को मीट करने के लिए, और यकीनन एक बहुत इफेक्टिव प्राइस में अनस नियाज साहब जो हैं वो बायोटिक आर्म्स एंड बायोटिक लेग्स प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों का जिनकी टांगें वगैरह कट जाती हैं, जो माजूर हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे अपील करनी चाहिए, मैं आपके ऑन बिहाफ ही अपील कर रहा हूँ विद योर परमिशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट इदारे, मुखैर हजरात अनस नियाज साहब से रब्ता करें। कैसे रब्ता करें? सो हमारा सेल फोन नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर है 033306000783, उस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड देन वी विल प्रोवाइड द ऑल डिटेल्स। कांटेक्ट ज़रूर करें क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे माजूर अफराद हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। CSR का पैसे बहुत फजूल जगह पर भी खर्च हो जाते हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं प्लीज सही काम में खर्च करें। अच्छा, इसमें भी एक चैलेंज है कि गवर्नमेंट जिस तरह से प्रोस्थेटिक बाहर से इंपोर्ट करती है वो डम प्रोस्थेटिक्स होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। उसमें चैलेंज ये आता है गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे देती है, तो जो ऑलरेडी नॉन फंक्शनल इंपोर्टेड प्रोस्थेटिक होता है वो सब्सिडाइज भी हो जाता है, तो फिर हमारे लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है। आप मुझे ये कह रहे हैं कि जो नॉन फंक्शनल सिर्फ प्लास्टिक के जो डमीज होते हैं उन पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, और हमारे ऊपर 29% टैक्स है, और आपके ऊपर 29% टैक्स है। तो या अल्लाह या रहमान, मतलब दे के वापस ले रहे हैं, दे के वापस ले रहे हैं, मतलब अनबिलीवेबल। मैं अपील करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ हमारे भाई अनस भाई की तरफ से कि प्लीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि देखिए कि अब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जिनको आप सब्सिडी दे रहे हैं क्या वो सब्सिडी के एक्चुअली लायक हैं या नहीं, क्योंकि सब्सिडी भी आवाम के टैक्स पेयर का पैसा है, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हैं, पाकिस्तानी टैलेंट हैं, जो ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में कोई नहीं बना रहा, उसको हमें प्रमोट करना चाहिए पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, ना कि हमें बाहर से चीज़ मंगवा के उसको सब्सिडी दें। इनको प्रमोट कीजिए, कॉर्पोरेट से मैं अपील करूंगा कि इनसे कनेक्ट होइए। बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के साथ जिनको दुनिया भर में रिकग्निशन मिल रही है, हम पाकिस्तानी भी उनको इज्जत दें, एहतराम करें और उनके साथ मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। काम चोरी छोड़ दीजिए। अच्छा अनस, मुझे ये बताएगा कि ये जो बायोनिक्स लेग्स और आर्म्स हैं, आपने बताया वाटर प्रूफ है, तो दैट मींस कि शावर वगैरह के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बंदा नहा भी सकता है। अच्छा, ये रिमूवेबल है? रिमूवेबल है, जिस तरह से आपने वीडियो भी चलाई थी कि बहुत आसानी से उतार लें, बहुत आसानी से पहन लें, लेकिन इसके पार्शियली वाटर प्रूफ होते हैं, मतलब कि समझ लें मोटर उठा सकते हैं या नहीं? जी उठा सकते हैं बिल्कुल। इससे लोग व्हील बैरोज चला रहे हैं और बाइक्स चला रहे हैं, जिनके दोनों हाथ नहीं है वो बाइक। मुझे कोई स्टोरी बताएं कि कोई ऐसा इंसिडेंट जिसको आपने ये बायोनिक आर्म या लेग प्रोवाइड की और आपको इंस्पायर किया उस स्टोरी ने। रिसेंटली हमारे पास एक खातून आई थी, वो बलूचिस्तान से थी और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो 4 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी और उनके आर्म की एम्पुटेशन हो गई थी। तो उनको बड़ा प्रॉब्लम था कि मतलब अपने बच्चों को किस तरह से संभालेंगी, फिर प्रेग्नेंट भी हैं, सारी चीज़ें। सो उनके दोनों हाथ चले गए थे, तो हमें बड़ा हुआ था जब हमने उनके लिए काम किया था। तो शी वॉज लाइक उनकी सिर्फ ये थी कि मैं अब अपने बच्चों को इससे खाना खिला सकती हूँ, मतलब कि शी वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट कि मैंने खुद कुछ खाना है, उन्होंने था कि चले अब मैं अपने बच्चों का खुद ख्याल रख पाऊंगी। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं कि हम उन लोगों के लिए काम करें। फिर हमने उनको एक आर्म दिया था, PSO ने उसको CSR में एक आर्म दे दिया था, लेकिन दूसरा आर्म फिर हमने उसके लिए फंड रेज करके जब कंप्लीट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ कंप्लीट नाउ और बहुत अपनी लाइफ अनस मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, एक तो हमारे शो पे आए और उससे बढ़ के आपने पूरे पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और कामयाबी दे, और मुखैर हजरात, कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्लीज़ रहम खाइए ऐसे लोगों पर जो पाकिस्तान की खिदमत करना चाह रहे हैं। टैक्स ही छोड़ दें अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी आप उस आम और बायोनिक्स पे दे रहे हैं जो कि चलता वलता कुछ नहीं है। इनके तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे बायोनिक्स तैयार कर रहे हैं। प्लीज लुक इनटू इट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल
वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। मेरी को एंकर सैरिश इस वक्त बकरों के लिए परेशान है कि ईद सर पे आ रही है, पहले ही सस्ता बकरा ले लें, ईद करीब आएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, क्योंकि अभी फ़िलहाल ईद में काफ़ी टाइम है और अगर आप खिदमत नहीं कर सकते जानवर की प्रॉपरली तो फिर ये गलती है कि आप उसको ले आए घर पर और रख के बांध के और फिर आप परेशान करें जानवर को भी। तो बेहतर है कि अगर करीब ईद, लेकिन असल कुर्बानी यही है कि जानवर लाएं, प्यार करें, उसका ख्याल रखें, फिर कुर्बानी करें। अब एक ऐसी खबर जो आपको भी हवास बाख्ता कर देगी, आपको भी यकीन नहीं आएगा, हक्का बक्का रह जाएंगे, आप अचंभे का शिकार हो जाएंगे। वजह यह है कि भाई ना दाखिला कराया ना बोर्ड में इनरोलमेंट, फिर भी आई पहली पोजीशन नवाबशाह में। बिलीव इट और नॉट। सैरिश डिटेल्स बताइए। तालीमी बोर्ड नवाबशाह में मुबैना तौर पर कॉलेज में एडमिशन और बोर्ड में इनरोलमेंट के बगैर एक तालिब इल्म ने टॉप कर लिया जनाब, और ये मामला सोशल मीडिया की जिनत बन गया। अब सोशल मीडिया का दौर है, कहाँ कुछ छुपता है, मामला क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, मजीद क्या मजाक जारी है इस पर। जब इनरोलमेंट नहीं हुई, एडमिशन नहीं हुआ, तो आखिर ये टॉप कैसे कर लिया, लिस्ट में नाम कैसे आ गया। मंजूर अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप खबरें कब से पढ़ रही हैं? 2008। मैं भी 2007, तो हमें 15-16 साल तो हो गए। हाँ जी। हम जब से खबरें पढ़ रहे हैं, हम हर साल ये खबर देते हैं, वो मैट्रिक के इम्तिहानात, इंटर के इम्तिहानात, खुली चीटिंग चल रही है, फर्रे चल रहे हैं, फुटेज दिखा रहे होते हैं, लेकिन सिस्टम भी देख रहा होता है, पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है, लेकिन हम बदलते नहीं है निज़ाम को। हम इस चोरी और काम चोरी के निज़ाम में ऐसा लग गए हैं या हमें कभी सीधा रास्ता चाहिए ही नहीं। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत की वजह से इंक्वायरी तो इस चक्कर में बैठ गई है, लेकिन यकीनन आप अगर पैसे देंगे तो आप मैट्रिक में फर्स्ट आ सकते हैं, इंटर में फर्स्ट आ सकते हैं, बड़ा आसान हो जाता है। और ये बात बड़ी कॉमन है, हर कोई जानता है। अजीब सिचुएशन होती है कि बुक्स भी खुली हुई है, मोबाइल भी पड़े हुए हैं, लेकिन इनरोल कराना होता है, नाम लिखवाना होता है, कुछ फॉर्म्स भर के देने होते हैं। लेकिन इस किस्से में कि ना बोर्ड में एनरोलमेंट ना स्कूल के अंदर एडमिशन और बंदा फर्स्ट आ गया, मतलब पैसा बहुत है। मंजूर अहमद साईं जो नहीं पता, कुतुब साईं, यानी साईं तो साईं का कुत्ता भी साईं। ओके अच्छा मंजूर बताइएगा, ये आखिर कैसे ये सारा मामला अंजाम तक पहुंचा कि टॉप भी कर लिया बच्चे ने। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन शहीद नज़ीराबाद का ये सबसे मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मुनफरद कारनामा होगा, जो तालिब इल्म कभी आया ही ना हो कॉलेज और ना एनरोलमेंट फॉर्म जमा करवाया हो, ना एडमिशन फॉर्म जमा करवाया हो और ना एग्जामिनेशन फॉर्म जमा कराया हो, उसके बावजूद भी बोर्ड के अंदर जो 3 अजला हैं, सांगड़, शहीद नज़ीराबाद, नशर और फिरोज, उनमें टॉप कर गया ये सैफ अहमद नामी तालिब इल्म है, जो बोर्ड के अंदर 1020 मार्क्स लेके। नाम क्या बताया आपने? सैफ अहमद पीरज़ादा। अच्छा, सैफ अहमद पीरज़ादा। वाह सही। ये बताइएगा मंजूर भाई, हमने जो है ना सिंध में गोस्ट थ्रू मास्टर यानी गोस्ट टीचर, गोस्ट स्कूल्स का सुन रखा था। हम जानते हैं फजलुल्लाह पेचोह साहब जो हैं वो सेक्रेटरी एजुकेशन थे, उन्होंने बताया था कि 44,000 सिंध में गोस्ट टीचर हैं जो तनख्वाहें लेते हैं, आते नहीं हैं। फिर हमें मालूम है बहुत सारे स्कूल हैं जो कागज़ों पर चल रहे हैं, होते नहीं हैं, उन्हें अब गोस्ट स्कूल कहते हैं। तो अब गोस्ट स्टूडेंट्स की भी टर्मिनोलॉजी आ गई है कि जो कागज़ों पे नहीं है लेकिन फर्स्ट पोजीशन लाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कई तालिब इल्म हज़ारों की तादाद में ऐसे होते हैं जो मुतलका कॉलेजेस में उनकी एडमिशन होती है कागजी कार्रवाई में, लेकिन वो बाज़ाब्ता तौर पर तालीम कहीं और हासिल कर रहे होते हैं, और जब एग्ज़ाम का वक्त आता है तो वो नमूदार हो जाते हैं कि जी हम एग्ज़ाम देने इस सेंटर में आ रहे हैं। कुछ मालूम है मंजूर भाई रेट क्या है फर्स्ट पोजीशन का, कितने लाख देने पड़ रहे हैं? रेट तो बड़े मुनफरद है, जिस तरह का मुर्गा होगा उसी तरह का जो है वो रेट होगा। तो अच्छा मुझे ये बताइए, सारा किस्सा सोशल मीडिया की जिनत बन गया है, बंदे को पता चल गया, कार्रवाई क्या हुई है? किसी को पकड़ा, किसी को बुलाया, पूछा कि भाई जवाब दो, ये किया कैसे है? जी देखें, ये जब मामला सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आ गया तो उसके बाद जो मिनिस्टर साहब हैं इस्माइल राहू साहब, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने जो है वो एक कमेटी बनाई है जो इसकी मामले की पूरी इंक्वायरी करेगी, और उसके साथ साथ जो बोर्ड के चेयरमैन, ये वाकई में कमेटी होगी या कॉमेडी होगी सिर्फ? बस ये उन्होंने फर्ज पूरा कर दिया है कि हमने इंक्वायरी की तश्कील दे दी है
कि हम कार्रवाई भी करेंगे, इंक्वायरी भी होगी। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मंजूर, एक सीरियस नोट के ऊपर सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, सिंध में इस वक्त तालीमी मयार है क्या? क्योंकि देखा ये जा रहा है कि हम पढ़े लिखे तो हो जाते हैं लेकिन पढ़े लिखे जाहिलों वाली हरकतें करते हैं, चीटिंग खुली हो रही होती है, तो उस तालीम का फ़ायदा क्या? मैंने तो सुना है कि वकालत की डिग्री हो, मेडिकल की डिग्री हो, सिंध में जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ सब खुल्लम खुल्ला पैसे पे होता है। जी बिल्कुल, एक बाजार लगा है। अगर हम बोर्ड की बात करें या दीगर इदारों की बात करें तो बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि पहले ही बोली लग जाती है कि आपने अगर बोर्ड में टॉप करना है तो उसके इतने पैसे देने पड़ेंगे, अगर आपको A1 ग्रेड चाहिए तो उसके इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो अब जो तालिब इल्म हैं वो भी इस बात पे अटक गए हैं जी, जब पैसे देकर ही पास होना है और ग्रेड लेने हैं तो फिर हम मेहनत क्यों करें, हम स्ट्रगल क्यों करें। अब पेपर वक्त से पहले आउट होना और पेपर रात के वक्त जो है वो तालिब इल्म के हाथ में आ जाना, ये रोज का मामूल है। अब मयार का आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह IBA का टेस्ट हुआ था तो वज़ीर आला साहब खुद परेशान थे कि हम कितने लोगों को नौकरियां दें, हजारों की तादाद में लोग जो वो फेल थे और सैकड़ों की तादाद में लोग सिंध के अंदर मंजूर, अभी ये जो साहबजादे हैं जिनका नाम सैफ अहमद पीरजादा है, कुछ इनका बैकग्राउंड मालूम हो सका है कि ये कौन है? ऐसी खबरें गर्दिश कर रही है कि जरदारी साहब से भी इनका कुछ रिश्ता है। जी बिल्कुल, ज़राए ये तस्दीक करते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब का जो सिक्योरिटी इंचार्ज है अल्ताफ़ अहमद पीरजादा साहब, ये उनके साहिबजादे हैं जिसको जो है बग़ैर किसी इनरोलमेंट के और ये तमाम कागजी कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने के जो है वो अवार्ड दिया गया, डिग्री पोजीशन दे दी गई। अब बड़ी मज़े की बात ये है कि जो प्रिंसिपल है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के निज़ामुद्दीन जरदारी साहब, उन्होंने ये कहा कि जब 27/1/2023 को अवार्ड सेरेमनी हुई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर शेरार गुल मेमन भी मौजूद थे, उस वक्त के जो कमिश्नर थे अब्दुल अलीम लाशारी साहब वो भी मौजूद थे। उनको मैंने वहाँ बता दिया कि ये तालिब इल्म जो आप इसको पोजीशन दे रहे हैं ये हमारे कॉलेज में है ही नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि तालिब इल्म जो सैफ अहमद पीरजादा साहब है वो अपनी पोजीशन वसूल करने ही नहीं आए। ना डिप्टी कमिश्नर ने देखा, ना कमिश्नर ने देखा, ना बोर्ड चेयरमैन ने कभी उसको देखा है कि ये तालिब इल्म है कौन। अगर सामने आए तो हम उसको कैसे पहचाने, सबसे बड़ी बात है। गोस थ्रू स्टूडेंट्स, गोस स्कूल, गोस टीचर्स के बाद पेश खिदमत हैं सिंध के गोस स्टूडेंट्स। थैंक यू सो वेरी मच मंजूर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। ले एक लम्हा फिक्रिया है, परेशान कुन खबर है, हम इस पर मुस्कुरा जरूर रहे हैं लेकिन ये रोने का मकाम है क्योंकि तालीम वो एक वाहिद शोबा है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत होनी चाहिए। लेकिन सिंध के अंदर जिस तरह 2 नंबरी आम है, पैसे देकर फर्स्ट पोजीशन लाना आम है, मैट्रिक इंटर पास करना चीटिंग से बच्चों का खेल है, जो टीचर्स का मयार है, जो स्कूल्स का मयार है, जो सिलेबस का मयार है, अल्लाह हमें माफ़ करे। इवन जब CSS के इम्तिहानों को मैं बच्चों को देखता हूँ तैयारी करते हुए और जो अंग्रेजी वो पढ़ रहे होते हैं 1850 की, कि आज तक उस अंग्रेजी को हमने इंप्रूव नहीं किया। कि जो अंग्रेज बाहर से आता है वो CSS की अंग्रेजी देखता है, बोलता है भाई कौन सी अंग्रेजी है, कौन बोलता है ये वाली अंग्रेजी दुनिया में आजकल। तो हम अपडेट होने को तैयार ही नहीं है। चोरी और काम चोरी हमारे 2 फेवरेट काम है सर। और सदियां हो गई खबरें पढ़ते हुए, बूटी माफिया बेलगाम। कम ऑन यार, अब रहम खाइए पाकिस्तान पे, रहम खाइए पाकिस्तान पे, खुदारा खुदारा खुदारा। आगे बढ़ते हैं, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं फखरे पाकिस्तान, फखरे बलोचिस्तान माशाल्लाह सोनिया मुस्तफा से फिफा में पहली पाकिस्तानी खातून रेफरी का एजाज रखती हैं, जो यकीनन पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गुज़िश्ता दोनों शाहजेब रेन भी आए थे बलोचिस्तान से, तो दुनिया भर में MMA के मुकाबले जीत रहे हैं। अब सोनिया भी बलोचिस्तान से, इससे वाज़ेह हो जाता है कि बलोचिस्तान में बड़ा टैलेंट है भाई। बिल्कुल सोनिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसी हैं आप और कैसा लग रहा है? क्या ज़बरदस्त एजाज़ आपके पास है, वरना आमतौर पर पाकिस्तानी ख़वातीन सोचती भी नहीं है, आपने कैसे कर लिया? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौक था बचपन से ही कि स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था। घर में जाहिर सी बातें घर से स्टार्ट हुआ, भाइयों के साथ फुटबॉल खेलना, देन उसे कंटिन्यू करना स्कूल में, कॉलेजेस में, देन नेशनल लेवल के अकॉर्डिंग हमें पता चला। बस इस फील्ड को स्टार्ट से टिल अभी तक मैं चला रही हूँ, क्योंकि मेरा कह सकते हैं कि मेरी मेन हॉबी है, मुझे स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है। सोनिया, आपने अपना ये ख्वाब कैसे अचीव किया? मैं आपको बताऊं, आपको देखकर बहुत सारी और भी लड़कियां इस वक्त ये ख्वाब देख रही होंगी कि हम भी फीफा की रेफरी बने। बताइए आपने ख्वाब कैसे अचीव किया?
थैंक यू सो मच। मैंने ये खेले तो मैंने डिफरेंट गेम्स है। एज अ प्लेयर मैं पाकिस्तान की हॉकी प्लेयर भी रह चुकी हूँ माशाल्लाह। 11 ईयर की मैं कैप्टन बलोचिस्तान की तरफ से रही हूँ। डिफरेंट पाकिस्तान कैंप्स अटेंड किए। उससे पहले मेरा जो मेन स्टार्ट था एज अ नेशनल में, तो मैं ताइक्वांडो खेल चुकी हूँ, ब्लैक बेल्ट हूँ, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। बट काफ़ी चीज़ें ये थी कि एक ट्रैक नहीं मिल रहा था कि जाना कहाँ चाहिए, कोई बताने वाला नहीं, करियर नहीं मिल रहा था, यू मीन कोई देने वाला ही नहीं था। आप खेल रहे हो, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना ही नहीं, आप खुद ही सोच रहे हो। मौके नहीं थे, अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अब अपॉर्चुनिटी इन्होंने फीफा में ढूंढी है जहां से इनको एम्प्लॉयमेंट मिली, बट हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं थी जो हम तक पहुंच सकते। अब जब मैं बलूचिस्तान के अंदर वही गेम्स देख रही हूँ जिसको मैं छोड़ के आगे कंटिन्यू कर रही थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चे को पता क्या करना है। पर आप फीफा तक कैसे पहुंची? आपने फीफा को ईमेल की, सोशल मीडिया पे राब्ता किया, वेबसाइट पे गई उनकी? सर 2017 में बलूचिस्तान में एक कोर्स कंडक्ट कराया गया PFF पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से, जो बेसिक कोर्स था रेफरीज का, जो बलूचिस्तान में फर्स्ट टाइम कंडक्ट कराया गया। सो मैंने वो टेस्ट क्लियर करने के बाद मेरा नेम 2018 के एलीट कोर्स एक होता है जो फीफा कराता है, तो एलीट कोर्स था, उसमें मेरा नेम बलूचिस्तान से नॉमिनेट हुआ। एंड देन मैं उसके लिए नॉमिनेट हुई। देन हमारे 4 डेज का सेशन था, 5th डे पे हमारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट था। तो सोनिया फैमिली के हवाले से बताइए, फैमिली में कौन कौन है? घर में और भी में तो कहते हैं ना पसमानदा है, लड़कियों को आगे नहीं आने देते। बिल्कुल, और स्पोर्ट्स लवर्स फैमिली में और भी हैं, बहन भाई। और इसके अलावा ये भी बताएं, स्टडीज क्या कर रही हैं आप? पढ़ाई चल रही है साथ? स्टडीज तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। BDS किया हुआ था, बट स्पोर्ट्स की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो उससे स्किप करना पड़ा। तो मैंने अपनी स्टडीज़ ही आगे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में कंटिन्यू की, ताकि मेरा लिंक रहे मेरे स्पोर्ट्स के साथ। एंड फैमिली के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे बात करूँ तो काफ़ी टफ टाइम भी मिला, और बलूचिस्तान को पसमानदा दिखाने वाले बहुत है, लेकिन बलूचिस्तान पसमानदा नहीं है। मैं एक जीती जाती मिसाल आपके बलूचिस्तान से पूरे पाकिस्तान के लिए हूँ, और बहुत बड़ी मिसाल 34 नेशनल गेम्स जो अभी सामने आपके कंडक्ट कराया गया बलूचिस्तान में, वो इस एक छोटा सा इनिशिएटिव था कि पूरे पाकिस्तान को बताया जाए कि ये पासमानदा नहीं है। आप लोग सोनिया, लेकिन इशू ये होता है खिलाड़ियों को ना रोजगार के मौके नहीं मिलते, वो इतना कमा नहीं पाते कि अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके, अपनी डाइट को मेंटेन कर सके, अपने अखराजात पूरे कर सके, मजबूरन उन्हें दूसरे कामों में पढ़ना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जिसकी वजह से टैलेंट ज़ाया होता है। पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। बीइंग अ प्लेयर मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ हो, लेकिन वो शौक के लिए कमाते कहीं से थे और लगाते यहाँ पे थे। लाइक वो इवेंट के ड्यूरेशन जो आपको कुछ मिल रहा है वही है। आप ये जॉब के अकॉर्डिंग हम नहीं कह सकते कि हम बहुत आगे जाएंगे। अब भी अगर मैं शौक को देखूँ तो जब टूर्नामेंट होता है तब उस टूर्नामेंट की हमें अमाउंट पे होती है, उसके अलावा हम खुद ही अपनी नॉर्मल लाइफ में अपनी जॉब के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो मुश्किल है प्लेयर्स के लिए। जब आपने BDS को आपने बोला कि मैंने छोड़ दिया, फिर मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई, अब खेल की तरफ आ गई, तो फैमिली ने कहा नहीं क्या कर रही हो, खेल की तरफ जा रही हो, पढ़ाई तुमने छोड़ दी है? काफ़ी लोगों ने ये बात कही, बट बाबा ने इस चीज़ में काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ये खुद क्या करना चाह रही, क्योंकि वो कह रहे कि पुश करूँगा तो वो नहीं करेगी। उनकी खातिर तो टेस्ट दिया, टेस्ट क्लियर किया, बट वो स्पोर्ट्स के ड्यूरेशन मुझे इवेंट में जाना होता था तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए तो सबसे मेन सपोर्ट मेरे फैमिली से मेरे बाबा का था। यकीनन मैं कहता हूँ कि आपके माँ बाप ही आपकी जो परवरिश करते हैं वही नज़र आ रही है इस वक्त भी आपके अंदर। आपके वाले साहब करते क्या हैं वैसे सोनिया? मेरे बाबा भी रिसेंटली रिटायर्ड हुए, फाइनेंस में अकाउंट ऑफिसर थे। माशाल्लाह, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने क्या ऐसी बेटी की परवरिश की जो कि यकीनन पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है और बहुत सारी बेटियों के लिए काबिल फ़ख्र और काबिल मिसाल है। बिल्कुल सोनिया, प्लान्स अब आपके क्या हैं? फीफा में रेफरी का तो एजाज़ आपको मिल गया, अब आपने क्या सोचा अपने बारे में? जाहिर सी बात है कंटिन्यू सिर्फ कर तो रही हूँ, बट मैं चाह रही हूँ कि मेरे साथ पाकिस्तान की और लड़कियाँ भी आए, क्योंकि फीमेल्स को ये कि अभी तक हमारे बच्चियों को यही पता है कि प्लेयर बनना है, तो प्लेयर में वो चीज़ आई डोंट थिंक सो कि एक लेवल जो चाहिए ना, मैंने एज अ प्लेयर वो लेवल नहीं देखा, लेकिन एज अ ऑफिशियल, एज अ फुटबॉल रेफरी मैंने काफ़ी रिस्पेक्ट देखी है।
तो मैं चाहती हूँ कि और वुमेन्स भी आए। आप उनकी हेल्प किस तरह कर सकेंगी, कुछ सोचा आपने? बलूचिस्तान के अंदर तो ऑलरेडी मैं पैनल पे काम कर रही हूँ और ऑलरेडी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इस पे काम कर रहा है। अभी तक फीफा से कोई हमारी वुमेन के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। सोनिया ये बताइए, सोनिया एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, आपकी नज़र में पाकिस्तान में जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं क्रिकेट के अलावा, क्रिकेट को तो बहुत सारा पैसा मिल जाता है, बाकी स्पोर्ट्स को नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल हॉकी हमारा कौमी खेल है, उसके लिए क्या करना चाहिए, फुटबॉल के लिए क्या करना चाहिए? जहां हम वर्ल्ड कप जीत कर आते थे हॉकी के, आज हम उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। जो हम लगातार स्कॉश में जीतते थे, हम भूल चुके हैं कि कभी जहांगीर और जानशेर का भी ज़माना होता था। हम यकीनन उनके आज भी फैंस हैं। व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना चाहिए सोनिया इन स्पोर्ट्स को ऊपर लाने के लिए? सर स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, हर गेम को इक्वल अमाउंट मिलती है, अगर वो तरीके से उस अमाउंट को हर जगह लगाए और अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करे, कैंप्स लगाए, तो ये जो आपका लेवल डाउन हुआ है ना, ये वापस ऑनवर्ड जा सकता है। बट उसके लिए प्लान चाहिए, उसके लिए ऐसे लोग चाहिए जो इनिशिएट ले सके, जो फर्दर सोच सके, क्योंकि एक ऐसा बंदा आपके सर पे आ जाता है जिसको शायद स्पोर्ट्स के बारे में पता ही नहीं हो। तो एक ऐसा बंदा है जिसने अपनी जिंदगी उस गेम में लगाई हो एज अ प्लेयर और वो रिटायर्ड होने वाला हो, तो वो एक प्लेयर की कदर बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छी बात की आपने, तो वो बंदा आएगा तो बेहतर रहेगा। यकीनन यकीनन यकीनन। थैंक यू सो वेरी मच सोनिया मुस्तफ़ा, आप एक रोल मॉडल हैं हमारी सोसाइटी में, लीडर हैं, और मैं दुआ करता हूं कि आप और कामयाब हों, आप जैसी कौम की बेटियां और कामयाब हों, और आप और फुटबॉल, हॉकी, ताइक्वांडो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, स्विमिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग, बॉक्सिंग, दूसरे खेलों के अंदर भी एक्सेल करें। और जो बात सोनिया ने की वो लाजवाब की कि जितना पैसा है ना आपके पास टोटल, सबको बराबर दें। सारा पैसा क्रिकेट को दे रहे हैं और जो देने वाले हैं वो जानते हैं कि हम सारा पैसा क्रिकेट को दे रहे हैं, आंखें बंद की हुई हैं। कॉर्पोरेट से भी अपील है, अपने CSR के पैसों से सिर्फ क्रिकेट को ना देखें, दूसरे खेलों को भी देखें, प्लीज प्लीज। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक। और सबसे पहले मैं तला आपसे पूछती, सिगरेट पीते हैं आप? अफसोस के साथ जी हाँ। कितनी शर्म की बात है, जब वो लोग हैं जिनकी सिगरेट की पैकेट पे लिखा होता है कि ये हेल्थ के लिए डेंजरस है, सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये लेकिन जब से पैकेट 500 का हुआ है ना, हमने पीना बहुत कम कर दिया सरिश, क्योंकि अब जेब ताकत नहीं दे रही। वही बात है ना, गरीब लोग ऊपर से शशके भी इनको चाहिए, एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज, फैसलाबाद स्टाइल में बोलना चाहिए। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जनाब एंटी टोबैको डे मनाया जा रहा है। आज के दिन का मकसद है कि टोबैको के इस्तेमाल से पैदा होने वाली बीमारियों के खिलाफ अवाम में शऊर उजागर किया जाए। और मुझे इतनी हैरत होती है नाजरीन, कुछ लोग मैंने कुछ लोगों को देखा कच्चा टोबैको हाथ पे लेके वो मुंह में रख लेते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं सैरिश, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो टोबैको पान में भी यूज हो रहा है, टोबैको मुंह में भी रखा जा रहा है, टोबैको इलीगल बड़ा है। इससे जितना पाकिस्तान को नुकसान है आप सोच भी नहीं सकती। टोबैको की अगर हजारों कंपनियां हैं पाकिस्तान में जो सिगरेट बना रही हैं, उसमें से सिर्फ 2 बड़ी कंपनियां फिलिप मॉरिस और पाकिस्तान टोबैको कंपनी टैक्स देती हैं, बाकी 99% कंपनियां नकली झूठे नामों से, छोटे नामों से बना के सस्ते में पैकेट बेच रही है। ये भी बड़ा एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं तला, और इसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं, इतना ये प्रॉब्लमेटिक बंदे के लिए हो जाता है। मेरे बल्कि घर से ही मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, मेरे कजन है, उनके स्किन पे ना हर वक्त पिंपल्स रहते थे, तो लगता था पिंपल्स या फपोड़े, बस यही समझ लें आप। तो सब कहते थे भाई दूध पियो, लस्सी पियो, पानी पियो, ये तुम्हें गर्मी हो रही है, तुम्हारी स्किन खराब हो रही है, सही हो जाएगी। बाद में उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि आप स्मोकिंग करते हैं, जिसका जो स्मोक है वो आपकी स्किन पर इतनी शदीद एलर्जी कर रहा है कि आपका मुंह बिगड़ गया है। तो आप अंदाजा लगाएं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो लोगों को नहीं पता। आपके कजन का नाम क्या है? तला मतलब इतनी इंटीग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं, मैंने एग्जांपल दे दिया। वेट कर रहे हैं आपके बराबर। इस वक्त हमें मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, रिटायर्ड कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल हैं डॉक्टर इशरत अबूजर साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और यू आर लुकिंग सो लवली माशाल्लाह, इतनी प्यारी साड़ी फौरन से मुकाबले में आ गई हैं, वो कह रही हैं कि इतनी ऐसी खूबसूरत साड़ी, OMG। अच्छा, पहले तो टोबैको का बता दें इम्पैक्ट। सबसे पहले तो ये कि जो कि टोबैको का आज वो दिन मनाया जा रहा है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स के लिए तो आई मस्ट से कि जो हम सिंपल सी पैरास्टामोल खा लेते हैं, या इवन हम कहते हैं कि आज हमने थोड़े से कोई चने या ये ज़्यादा खा लिया तो उसके बाद डायरिया शुरू हो गया।
सिंपल जो सेफ़ चीज़ें हैं अगर वो खाने से हमें प्रॉब्लम होता है तो दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ये बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को टॉक्सिन पहुंचाता है। एंड आप शुरू कर दें इसको कि जहाँ मुंह से जाता है सो मुंह के अंदर ओरल कैंसर्स, ठीक है, ओरल पूरी इन्फ्लेमेशंस, एंड इवन एक टाइम आता है कि ज़बान और इसका कैंसर और बोलने में तकलीफ होती है, वो सारा। फिर इसका जो स्मोक अंदर जाता है वो नाक के साइनोसाइटिस, इवन नेज़ल जो मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक कर देता है, आपकी सूंघने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। फिर जब ये नीचे जाता है आपको लंग्स में मुसलसल कॉफिंग रहती है, वो खांसते ही रहते हैं जो सिगरेट पीते हैं। हाँ, बिकॉज दिस इज स्मोक, और आपकी जो एक लाइनिंग है, हम थोड़ी देर धुएं में होते हैं, हमें खांसी आती है। अगर वो धुआं कंटिन्यूस आप पूरे दिन में 15-20 दफ़ा ले रहे हो तो एक पतली सी झिल्ली है हमारी स्किन अंदर सारे ऑर्गन्स के नीचे, अगर वो इतनी ट्रांसपेरेंट उसके ऊपर कंटिन्यूस धुआं और निकोटीन पड़ रही है तो वो डैमेज हो जाएगी। जब डैमेज हो जाएगी तो देन एफर्ट कर रहे हैं आप बोलने के लिए, आवाज़ को ठीक निकालने के लिए, एंड सम टाइम आपका ये कुछ देर तो चलता है, लेकिन अगर कोई और कोमॉर्बिड डिजीज़ हो गई, लाइक स्मोकर्स को ज़्यादा कोविड में प्रॉब्लम हुए, ज़्यादा डेंजरस था, स्मोकर्स को लंग्स कैंसर ज़्यादा होता है, स्मोकर्स को डायबिटीज़ ज़्यादा होती है, स्मोकर्स को हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, स्मोकर्स जो ये सारे लेने स्मोकर्स फिर भी बाज नहीं आते, ये सबसे बड़ा अलमिया है। पता नहीं एडवेंचर है क्या है, पता नहीं मजा है कोई क्या। अच्छा फिर मुझे बात करो ना स्मोकर से, तो ये पास ही बैठे ये भी बोलते हैं कि निकोटीन की ना बॉडी को आदत हो जाती है, तो फिर क्या करें, वो एक ज़रूरत महसूस होती है। फिर कुछ लोगों ने एक नई मिथ निकाली हुई है, जनाब खाना खाने के बाद सिगरेट पीते हैं जिससे डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, 100% होता है, इसमें तो कोई शक व शुबा होना नहीं चाहिए वैसे। लेकिन तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। आज इस सेगमेंट को और ये सवाल पूछने का मकसद यही है कि हम लोगों को ये बता सकें कि स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग। यकीनन आपको मालूम भी है कि आपके लिए नुकसानदेह ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी हम उन खतरात को इग्नोर करके इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझ जैसे लोग, अल्लाह ताला मुझे भी और हम तमाम स्मोकर्स को हिदायत दे और सही राह पे लेकर आए। लेकिन क्योंकि हमारे साथ एक इतनी बड़ी डॉक्टर मौजूद है, तो मैं एक और सवाल सैरिश आपकी मैं करना चाह रही हूँ। मैं मेरी बारी, आपने तो पूछ लिया ना नहीं, अब मेरी बारी है सैरिश, नहीं बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब आजकल एक बड़ा अजीब रुझान आ गया है, बड़ा खौफनाक है, बड़ा खतरनाक है। वो है जो लड़कियां जो है ना इंजेक्शन लगा के अपने होंठ बड़े कर लेती हैं और समझती हैं कि हम बड़ी खूबसूरत हो गई हैं। एक मिनट, मुझे पहले आप ये बताएं कि व्हाट इज ब्यूटी? डॉक्टर की नजर में ब्यूटी है क्या? फिलर विलर की बात करेंगे, लेकिन हम बात नहीं हो रही है, ये होंठ बड़े होने की बात है। अब लड़कियां भी बहुत सिगरेट पीती हैं और उनको बच्चे पैदा करने होते हैं, वो बाज नहीं आती हैं और ड्रग्स भी ले रही हैं। तो ये से नो टू टोबैको पे हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसके खूबसूरत भी दिखना है, बाज भी नहीं आना। तो पहले तो ये बताएं ब्यूटी है क्या? गुड, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ब्यूटी जो है, एक तो याद रखें कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग, अल्लाह ताला ने जब हमें अशरफुल मखलूक बनाया है, सारी मखलूक, तो हमें वो जो है ना लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमें मुकम्मल बड़ा खूबसूरत परफेक्ट शेप में बनाया है। थोड़ी देर के लिए सोचें कि मेरी 2 आँखों की जगह एक आँख यहाँ होती, या नाक मेरे 2 हो जाते, सर पे बाल ना होते या आधे सर में होते, एक लिप्स ना होता या साइड पे होता, आप थोड़ी सी एसिमेट्री देखें, आपको तो कैसा। सो कमाल है मेरे रब की मुसव्वरी का कि वो आपके सर से पाँव तक जो आप इंसान को बाकी मखलूक से कंपेयर करते हैं तो आपको तो क्या मखलूक बनाई है, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, तो उसको आप अप्रिशिएट करते हैं कि अल्लाह की मुसव्वरी को, कि ये खूबसूरती है। ठीक है, सो अल्लाह ने खूबसूरत इंसान को, सारे इंसानों को बनाया। नाउ दिस इज़ कि देखने वाली आँख आपके अंदर है, किसी को बुराई नज़र आ रही है कि जी जुल्म हो रहा है, ये नाइंसाफ़ी हो रही, किसी को नज़र ही नहीं आ रही। तो इसी तरह ब्यूटी है कि किसी को नज़र आती है कि मुझे आप में भी नज़र आती है, मुझे इनमें भी नज़र आती है, मुझे सराउंडिंग में, मुझे एक्चुअली। और बिहोल्डर जो है वो अंदर से खुद खूबसूरत, अंदर से कितना है। मैं अंदर से अगर साफ़ नहीं हो तो मुझे कोई चीज़ साफ़ नहीं नज़र आएगी। गॉट इट? सो इफ़ आई एम ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, मेरी सोल, मेरी थिंकिंग अगर ये बहुत खूबसूरत है तो आई विल सी द ब्यूटी इन एवरीवेयर। एक सूरत से पहले सीरत है, सोल। आप ये देखें कि मेरी जो सोल है वो इस दुनिया में आने से पहले भी मेरे साथ अटैच थी, बड़ा पुराना इसका मेरे साथ। आपको बात बताऊं, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, हर कोई जाज़िबे नज़र दिखना चाहता है, खूबसूरत दिखना चाहता है, लेकिन अब ये चीज़ मेरी नज़र में पागलपन की हद तक चली गई है। कुछ ख़वातीन की हालत ये कि अगर आप उनकी तारीफ़ ना करो ना,
या उन्हें कुछ बता दो कि यार ये तुमने ठीक नहीं किया, वो उसको इतना बुरा मनाती हैं और वो डेली बेसिस पर ना उनकी सिटिंग्स डॉक्टर का चल रही हैं, अब इसको ऐसे इधर भी फिलर इतना ज्यादा ये बढ़ गया क्यों? अब ये मेरे सवाल पे है। उसकी रीजन ये है कि जो आप कह रही कि उनको थोड़ी थोड़ी चीज, सो दिस इज अगेन आई वुड से कि मेंटली इफ समबडी इज नॉट सेटिस्फाई, तो वो तो थोड़ी इस ड्रेस से भी नहीं सेटिस्फाई, इस कपड़े से सेटिस्फाई, इस कलर से, तो फिर तो सेटिस्फेक्शन अगर नहीं है, कॉन्टेंटमेंट इनसाइड नहीं है, फिर तो हर चीज़ में होगी। और अगर आप अंदर से कॉन्टेंटेड हो, full of your knowledge, energy and your relation with human being, एक ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले दिया कि मेरा तो हर शख्स मेरे रब ने खूबसूरत बनाया, बिकॉज मैं तो नहीं बना सकती, बीइंग अ डॉक्टर मैं नहीं बना सकती, जिसने बनाया है उसने बनाया, या तो मैं दावा करूं कि मैं बना सकती हूँ, नहीं तो जिसने बनाया कमाल बनाया है। एक तो इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन होनी, कॉन्टेंटमेंट होनी, नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। येस, एस्थेटिक मेडिसिन या एस्थेटिक कॉस्मेटिक सर्जरी वो इसलिए आई है कि जब शुरू से आप देखें, जब भी पुराने ज़माने में जंगें होती थी, किसी के नाक कट गए, किसी का मुंह कट गया, तो उसके बाद उसकी सर्जरी होती थी, उसकी रिपेयर होती थी, उस डिफॉर्मिटी को जो दुनिया के हमारे उसमें होने से आई है उसको ठीक किया जाता है। लेकिन यहाँ तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक, अल्लाह की बनाई हुई शक्ल से मुतमईन नहीं है कि उसको चेंज करने पे लगे। और अच्छा मज़े की बात है, हम ऑफ के मैं डॉक्टर साहब से बात करी थी, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि फिलर्स अब पुरानी बात हो गई है, अब बहुत कुछ नया आ गया। वो नया क्या आया, इन्होंने बड़ा एक अलग सा मुझे नाम बताया था, ऑटो फेट ग्राफ्टिंग, फैट ग्राफ्टिंग, ऑटोलोगस फैट ग्राफ्टिंग। ये क्या है? देखें जी, फिलर्स, बोटॉक्स, ये सारा चीज़ होता है कि जहाँ पे थोड़ी सी आपकी लाइनें आ रही हैं या कहीं पे संकन हो गया है तो उसमें फिलर डाल दिया है, लाइनों में बोटॉक्स डाल दिया, 5-6 महीने के लिए वो काम करेगा, फिर ख़त्म, फिर दोबारा डलवाते रहो। ये आर्टिफिशियल तरीका है, जो एक बायोलॉजिकल तरीका है कि मेरे रब ने अंदर सेल बनाया है, मतलब आप पूरी दुनिया में PRP स्टेम सेल से बीमारियों के ऊपर यूज़ हो रहे हैं, हार्ट, किडनी, लिवर के ऊपर यूज़ हो रहे हैं। सो जो बॉडी के सेल अल्लाह ने बनाया है वो कोई साइंसदान तो बना नहीं सकता। तो अब उन्होंने देखा है कि बॉडी के सेल में से अगर चर्बी जो है, फैट जो है, जो अक्सर बहुत ज़्यादा होती है हमारे में, सो फैट आप बॉडी के डिफरेंट जहाँ ज़्यादा है वहाँ से लें, स्पेशली लोअर एब्डोमेन ये वाला, इसमें से फैट लेके या थाई के इनर हिस्से से लेके उसको आप फिर नैनो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे लग सकती है? नैनो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके फिर उसको कैनुलास के ज़रिए आप जहाँ डालना चाहें वहाँ डाल सकते हैं, और वो नेचुरल हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं डलवाने पड़ते फिर फिलर्स। नो, ये तो नेचुरल है, सेंस बनता है। राइट डॉक्टर इशरत, एक इंपॉर्टेंट इश्यूज है, ये रिसर्च रिपोर्ट्स कहती हैं कि टीनेज लड़कियों की जहनी सेहत सोशल मीडिया की वजह से बहुत मुतासर हो रही है। आपकी गुफ्तगू में वाज़ेह हुआ कि इंसान को खुशी अपने अंदर ढूंढनी है, जिसने अंदर नहीं ढूंढी उसको दुनिया में भी नज़र नहीं आएगी खुशी। अब जो ये हमारी टीनेज लड़कियाँ हैं जो पूरा दिन, आप जानते हैं समर वेकेशंस भी शुरू हो गए हैं, तो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, स्नैपचैट पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, हर जगह एक मुकाबला हुस्न चल रहा है। मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मेरे होंठ देखो, मेरी आंखें देखो, मेरा नाक देखो। उस मुकाबला हुस्न की वजह से जिस लड़की की थोड़ी सी शक्ल ऊपर नीचे होती है तो वह कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है, मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाती है। और ये मैं नहीं कहता, ये इंटरनेशनल रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जो कह रही है कि इस वक्त सोशल मीडिया से टीनेज लड़कियों की मेंटल हेल्थ मुतासर हो रही है। डॉक्टर साहब, यस, दिस इज़ वेरी ट्रू, दिस इज़ वेरी ट्रू। देखिए, एक चीज़ जैसे हम टीवी में ऐड देते हैं, लाइक सम बिस्किट का, सुपर बिस्किट हैं, कोई सर्फ हैं, आप बार बार करें, याद हो जाता है। आप शॉप पे जाते हो, आपको शायद वही बिस्किट अच्छा लगेगा। अब जब नेट पे, आप सोशल मीडिया पे हर जगह दिखा रहे हैं कि ओह, सी द फेस, सी द आई, सी द नोज, सी द लिप्स शेप, दिस इज़ द गोल्डन रेशियो, दिस इज़ द ब्यूटीफुल एंगल, पूरी दुनिया में इस एंगल को ब्यूटीफुल माना जाता है, इस तरह के लिप को। तो बच्चियाँ उस दौर में से गुजरती है, तो यार हम इस एंगल में पूरे नहीं आ रहे, हमारे फेस के रेशियो ये नहीं है, तो हम खूबसूरत नहीं हैं। सो ये आप ही, हमारा ही फैलाया हुआ एक क्या कहना चाहिए, एडवर्स इफेक्ट है इस चीज़ का कि हमने सोशल मीडिया के थ्रू हमने ये सारी चीज़ फैलाई है कि ब्यूटी का ख़ास कॉन्सेप्ट दे दिया। अदरवाइज़ पहले ऐसा नहीं था, हर शख्स दूसरे को देखा इसमें ये चीज़ कितनी अच्छी है और सामने वाला देखता कि इसकी ये चीज़ कितनी। अब होता है कि नहीं, एक ख़ास एंगल, एक ख़ास फ्रेम हमें फेस का चाहिए, और इसमें हमारा ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अब क्योंकि सोशल मीडिया को आप रोक नहीं पा रहे, तो साइंस ने फिर एडवांसेस की हैं कि ओके आपको ऐसा चाहिए, तो फिर ये एस्थेटिक। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब ये भी है कि हम वेस्ट से बड़े मुतासिर हैं।
जो वहाँ हो रहा होगा वो हम चाहे कर ना पाए, हमने टेढ़े सीधे मीधे होके ना बस वो गोरियों को या इनको कॉपी करना है। ये कुछ गुलामाना हमारे अंदर एक फितरत आई है। आई डोंट नो, शायद वो 200 साल अंग्रेज रह के गया है उसकी वजह से कि हम अपनी उर्दू बोलते हुए अपने बच्चों को भी कहते उर्दू मत बोल देना, मतलब तुम भाई क्यों नहीं बोले, इंग्लिश बोलेंगे तो कब अंग्रेज ने उर्दू बोली है? अंग्रेज, आप यूरोप में जाएं तो वहाँ का स्वीपर क्या हर चीज सब अंग्रेजी बोलेंगे। तो हमारे यहाँ तो जो उर्दू का खजाना है, मतलब कमाल है। आई एम प्राउड ऑफ दिस कि मैं उर्दू बोलती हूं। जो हमें अंग्रेज बनाकर देकर गया वैसा हम अपना खुद कुछ भी नहीं बना सकते। हमारी स्किन वैसी नहीं बन सकती। चला एक बात बताऊं, टर्की अगर आप चले जाएं या फिर आप यूरोपियन कुछ कंट्रीज है, स्पेन अगर मैं बात करूं, स्पेनिश लोगों को, टर्किश लोगों को नहीं आती इंग्लिश, वो कहते लिटिल बिट एंड दे आर प्राउड ऑफ जुबान बोलते हैं हम अपनी। हाँ, बिकॉज हमारा खजाना, हमारे अदब का खजाना, मतलब जो उर्दू और फारसी में, हम क्यों इंग्लिश में। हाँ, ये है कि अगर कोई मेरे सामने अंग्रेज बैठा है तो मैं, या कोई ऐसा बैठा है तो मैं उसके साथ वो लैंग्वेज बोलूंगी कि उसको आसानी हो जाए, उसको आसानी हो जाए। व्हाई शुड मैं तो आपके साथ क्यों बोलूं, मैं इनके साथ क्यों बोलूं कि मैं शायद बर्गर नहीं लगेंगे। हाँ, कि मैं शायद बर्गर नहीं लगूंगी, या मेरा कोई, मेरे अंदर अगर नॉलेज है तो मुझे उसका कॉन्फिडेंस है। मैं अगर कॉन्टेंटेड हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन से बनाया, तो मुझे अंग्रेजी का सहारा लेने की जरूरत है, इसको चेंज करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन किया उनसा ने, उनसा शाह, द फेमस टैरो कार्ड रीडर। जी बिल्कुल उनसा। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। उनसा बताइएगा क्या खबरें हैं अपने मुल्क को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, आपके पास चीजें किस तरफ जा रही हैं? मैं देख लेती हूँ। कार्ड्स हमेशा पता नहीं क्यों जब भी आप सिचुएशन की बात करती है, हालात की बात करती है, तो कार्ड्स इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं आते। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कार्ड जो अनसर्टेनिटी बता रहा है, अनसर्टन सिचुएशन, अभी भी हालात जो है कोई स्टेबल होते हुए नजर नहीं आ रहे। आने वाले दिनों में, स्पेशली नेक्स्ट 3 मंथ्स में अनसर्टन सिचुएशन रहेगी। कभी हालात कैसे होंगे, कभी कैसे होंगे। यहाँ पर जो दूसरा कार्ड है वो फिर दोबारा तलवारों का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन नजर आ रही है और थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद दोबारा से ये जो कशमकश है, सियासी स्पेशली कशमकश जो है, वो दोबारा शुरू होने वाली है। और अवाम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है स्ट्रेस नज़र आ रहा है हर लिहाज से, चाहे वो इकॉनमी हो, पॉलिटिकल हो, मेंटल सिचुएशन हो अवाम की। तो मुझे खुश नजर नहीं आ रहे हालात से। और यहाँ पे जो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, खिचड़ी जो है वो पक रही है, अंदर क्या मामला चल रहे हैं, जो ज़ाहिरी तौर पे जो चीजें नजर आ रही है हमें वैसी नहीं है, यानी कि अंदर के अंदरूनी मामला बहुत ज्यादा क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल नजर आ रहे हैं आपको। अच्छा उनसा, हम डेली आपसे पूछते हैं कि बजट आ रहा है, महंगाई की सूरत हाल क्या रहेगी। ऑब्वियसली हम सोचते हैं कि डेली शायद सितारों की चाल कुछ बदली होती, चीजें बेहतरी की तरफ जाएं। अब बताइएगा, जून शुरू होने वाले, आई थिंक सो अब आखिरी दिन है ये, तो क्या लग रहा है बजट में कुछ आवाम को रिलीफ मिलेगा? बहुत बड़ा बजट आने वाला है। यहाँ पर मैथमेटिकल्स का कार्ड है और बहुत बड़ा बजट मुझे नजर आ रहा है। और आवाम को जहाँ तक आप कह रही है कि रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, फिर ठीक है, कुछ पॉजिटिव है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे फिर दोबारा अगेन कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। और आवाम खुश होगी या नहीं होगी, जैसे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, थोड़ा बिजनेस बेहतर होगा, बिजनेस कम्युनिटी को थोड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं है। थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता हुआ जरूर नजर आ रहा है, जिसमें बिजनेस है, जिसमें कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, या कोई भी मामला जो है कारोबारी मामला बेहतर जरूर होंगे। गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा बहुत जो है रिलीफ जरूर मिलेगा, बेहतरी नजर आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करें। वही मैंने कहा कि आगे जो हालात जो है वो थोड़े क्रिटिकल लग रहे हैं, सियासी मामलात, लेकिन बजट थोड़ा बहुत बेहतर है, खुशी मिलती हुई नजर आ रही है। ओह, चला सुन लें। IMF राजी होगा हमसे उनसा? IMF यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। तो IMF के साथ जो है एक पैचअप वाली सिचुएशन नजर आ रही है, पार्टनरशिप नजर आ रही है।
तो जहाँ तक आपका सवाल है खुश होगा या नहीं होगा, तो मुझे लगता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है IMF के साथ। यकीनन, इसीलिए हम की सारी डिटेल्स उनको भेज दी हैं कि वो अप्रूव करें, तब हम बजट रिलीज करेंगे। और उसको शायद उसको यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन नजर आ रही है IMF से और IMF से पाकिस्तान की, तो कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नजर आ रही है। इस वक्त बातचीत चल रही है, तो मामला जो है वो अच्छे तरीके से हल होते हुए। सही, चलें बाउन साहब हॉरोस्कोप की तरफ आ जाते हैं। सारे स्टार्स का अहवाल जानने वाले आपके मुंतज़िर हैं, बताइए। एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज वालों के लिए इस जो आने वाला टाइम है खर्चा लेकर आ रहा है। खर्चा काफ़ी होगा फाइनेंशियली, जो है अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल कीजिए, खर्चात कंट्रोल कीजिए। और टॉरस की बात करें तो यहाँ पर कुछ बिगनिंग नज़र आ रही है टॉरस 4 वालों के लिए, लेकिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। चाहे रिलेशन हो, लव हो सकता है वो लव मैरिज करना चाह रहे हो, लेकिन वो हालात बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। टॉरस के बाद है जनाब जेमिनी वालों के लिए भी थोड़ा सेविंग करने की ज़रूरत है, पैसा काफ़ी ज़्यादा खर्च होगा। और जेमिनी के बाद कैंसेरियंस हैं। कैंसेरियंस बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ फैसला लेंगे, अहम फैसला लेंगे, स्पेशली बिजनेस से रिलेटेड कोई अहम फैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कैंसर के बाद है लियो वाले इस वीक में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे, बहुत सारे काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अपनी सेहत का ख्याल रखें, स्ट्रेस की वजह से, काम की ज़्यादती की वजह से सेहत मुतासिर हो सकती है। वर्गों के लिए जो है बड़ा पॉजिटिव कार्ड है, कुछ नया शुरू हो सकता है, कोई नया बिजनेस शुरू हो सकता है, किसी के साथ दोस्ती हो सकती है, किसी के साथ नया रिलेशनशिप बन सकता है। वर्गों के बाद है लिब्रा वालों के लिए काम में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए अपनी एफर्ट्स जो हैं इसमें ब्रेक मत लेकर आइए, अपनी एफर्ट्स जो है वो जारी रखिए और थोड़े डिले, थोड़ी रुकावटें ज़रूर आएंगी। स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट होने वाला है, डेस्टिनी का कार्ड है। अप्स एंड डाउन सारे मामलात में आपके रहेंगे, ऊंच नीच रहेगी, लेकिन किस्मत आपका साथ देगी। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस के नया कोई दोस्त बन सकता है, सफ़र ट्रैवल हो सकता है और किसी के साथ पार्टनरशिप पे काम कर सकते हैं। शादी के काफ़ी चांसेस हैं सेजिटेरियस वालों के। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए आने वाला टाइम बहुत फैमिली टाइम होगा, फैमिली के साथ वेकेशन पर जा सकते हैं कैप्रिकॉर्न वाले और डिफरेंट प्रपोजल्स आ सकते हैं, शादी की सिचुएशन बन सकती है। हेल्थ का ख्याल रखिए, कोई नज़ला ज़ुकाम, कोई फ्लू भी, वायरल कोई इन्फेक्शन हो सकता है। एक्वेरियस वाले के लिए ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं, खूब जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, शादी की सिचुएशन है, कमिटमेंट हो सकती है। तो हालात मुझे एक्वेरियस वालों के अच्छे नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियली भी और फैमिली वाइज भी। लास्ट जो ज़ोडिक साइन है पाइसेस वालों के लिए कोई इस वीक में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। प्रेगनेंसी कंसीव भी कर सकते हैं। कोई बच्चों पे थोड़ा तवज्जो दीजिए, बच्चों को के टाइम स्पेंड कीजिए उनके साथ, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या है वो है। ये वीक जो है वो पाइसेस वालों के लिए भी काफ़ी मसरूफ रहेगा, कोई ट्रैवल भी प्लान कर सकते हैं। वेरी नाइस, यानी कि अच्छी खबरें मोस्टली स्टार्स की अगर सिचुएशन देखें, क्योंकि मैंने सारों को गौर से सुना है कि क्या क्या होगा। अच्छा मुझे उनसे बताएगा पेट्रोल सस्ता हो रहा है क्योंकि आज 31 तारीख है, रात में भी किसी वक्त ऐलान हो सकता है, और डॉलर कहाँ जाएगा ये भी बताइएगा साथ साथ। अच्छा पेट्रोल के लिए जो मैंने कार्ड निकाला है वो बॉन्ड का कार्ड है, तो फिलहाल जो है वो बातचीत चल रही है, अंदरूनी मामला चल रहे हैं कि इसको थोड़ा और इसका कम किया जाए, लेकिन फिलहाल मुझे ये इसी प्राइस पर स्टक नजर आ रहा है। जहाँ तक डॉलर की बात है, टेम्परेंस की एनर्जी है, तो ये ऊंच नीच अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं डॉलर के, लेकिन डॉलर जो है वो कुछ अरसे के बाद थोड़ा सा और इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, कम नहीं होगा ये। यानी कि चीजें जो हैं वो महंगी ही रहेंगी, सस्ती नहीं होने वाली। फिर बजट में कैसी आसानी होगी अगर डॉलर नहीं सस्ता होगा तो? हुकूमत की तरफ से थोड़ा बहुत रिलीफ जैसे मिलता हुआ तो नज़र आ रहा है, जैसे सैलरीज वगैरह इंक्रीज हो सकती हैं और जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी बेहतर हो सकती हैं, इस तरह के रिलीफ मिलेंगे जी, महंगाई नहीं कम होगी। चलें, अच्छा मुझे ये बताएगा अब उनसा सियासत के हवाले से क्या माहौल
गर्मा गर्मी बढ़ेगी या फिर अब कूलिंग की तरफ जाएगा मामला? देखिए, मैंने अभी फर्स्ट सवाल ही मैंने आपको उसका जवाब दिया था। देखिए, सन की एनर्जी है, फिर यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो छोटी मोटी ये नोक झोंक इनकी चलती रहेगी, सियासी मामला जो है वो गर्म रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच उनसा। मोस्ट वेलकम। यकीनन आपने सितारों का हाल तो जाना। डॉक्टर इशरत, इन दी एंड आप इस वक्त मुल्क के हालात, माशी, सियासी, मुआशरती, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल इश्यूज को कैसे देख रही हैं? क्या देख रही हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल? इस वक्त तो नाउ योर नेम, नाम आपका? तलहा जतोई। सॉरी तलहा। इस वक्त तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है एवरीवेयर। पेशेंट्स आते हैं, फैमिलीज़ हैं, लाइक आप मिलते हो फ्रेंड में, सोशल उसमें, सो डिसअपॉइंटमेंट बहुत है। और उस डिसअपॉइंटमेंट, वो वाली बात कि बहुत जो डिसअपॉइंटमेंट और बहुत लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके बाद लगता है कि कौमों में ये एक स्टेज आती है जब हर चीज़ अंधेरा छा रहा है, कुछ उम्मीद नहीं है, एंड देन एक रात की अंधेरी में एक सितारा या एक सुबह सा उम्मीद की किरण की तरह, वो दुहा वाले सजा, सुबह की पहली किरण की तरह फिर अल्लाह ताला अंधेरे से सुबह में लेके आता है। सो वो जो अंधेरा या जो इस वक्त पॉलिटिकल, सोशो इकनॉमिक एंड जो सारी सिचुएशन है वो एक्चुअली पूरी उस डिप में गई हुई है, जिसके बाद एवरीवन, एवरी डिपार्टमेंट, एवरी सिस्टम, हमारे सब ने बदलेगा सब। हम सबको अपने आप को एनालाइज करना है। ये अंधेरा इसलिए आया है कि हमने बहुत इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल हम सब इसी तरह हैं, हम सब इंडिविजुअल जो हैं उन्होंने अपने अंदर तो कोई चेंज नहीं। सो ये अंधेरा आपको बता रहा है कि अपने अंदर अगर कोई रोशनी की किरण देखनी है तो अपने अंदर बदलो और एक रोशन किरण अपने अंदर। शो का वक्त तमाम होता है। थैंक यू डॉक्टर इशरत फॉर कमिंग। उम्मीद करता हूं आपको हमारा शो पसंद आएगा। सोशल मीडिया पर फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे और सैरिश को इजाजत दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।